तो आपका हमारे मतलब फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप प्रॉपर हो कहाँ से सर? आप मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का? लेकिन मेरे पापा आर्मी में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो घूम घूम के मेरी पढ़ाई हुई। बिहार झारखंड के रामगढ़ से स्टार्ट होकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, वहाँ से महाराष्ट्र के पुणे, और उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद गोवा। करीब 5 जगह से मैंने 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की। तो क्योंकि पापा आर्मी में थे तो हम आर्मी के कैंटोनमेंट में रहते थे, एयरफोर्स एरिया में रहते थे, तो एक मिनी इंडिया टाइप ही हमेशा रहे। वर्ल्ड टूर मतलब इंडिया टूर आपका हो गया है। पूरा हो गया, इसीलिए सभी जगह की भाषा, कल्चर देखने का मौका मिला, इसलिए ट्रू इंडियन कह सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी हूँ, तो एक नई जगह पे जाके काम करने का कहीं टेंशन नहीं होती। और दूसरा, पापा का भी ट्रांसफरेबल जॉब था, मेरा भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो नई जगह पे जाना, नए दोस्त बनाना, नए सिस्टम में काम करना, तुरंत अडेप्ट हो जाता हूँ, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिल रहा है। बचपन से आदत है, हेजिटेशन होता ही नहीं। आदत है कि पोस्टिंग की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जब आए नई जगह जाओ, नया काम करो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से जान पहचान करो, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आज के दिन में। इवन यूथ्स को भी मैंने देखा है, काफ़ी लोग जब जॉब लेते हैं, जॉब चली जाती है, परेशान हो जाते हैं, काफ़ी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। जिंदगी जो है वो उतार ढलान है, और हर आदमी को परेशानी है, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को फैमिली लाइफ में। तो हमें एक मजबूत बनना चाहिए और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। जब भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सही। तो आपका मतलब आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा, दादा दादी, मतलब मेरे पापा तो MES में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। एक भाई एक बहन है। भाई मेरा अभिनव पल्लव, वो भारतीय वन सेवा में 2014 बैच अधिकारी है। अभी वो बालाघाट में DFO के रूप में पदस्थ है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके हस्बैंड ऑर्थोपेडिशियन है, वो रायपुर बेस्ड प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मेरी वाइफ जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट है, और वो अपनी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं। एक बेटा है मुझे, वो 7वीं क्लास में है। ये हम लोग इतना पर्सनल, हम लोग ये क्लिप काटने वाले हैं, इतना पर्सनल हम लोग को शेयर नहीं करना है, क्योंकि मतलब बच्चों का चीज़ें तक ठीक है। तो बाकी आपका रिलेशन कैसे अपने फादर के साथ और मदर के साथ? और आप बड़े, अब भाई में आप सबसे बड़े हो कि आप कौन सा? फैमिली में भाई बहन में सबसे बड़ा हूँ मैं। मेरे से छोटी बहन है, सबसे छोटा मेरा भाई है। 2 भाई 1 बहन है। फादर मदर के साथ तो शुरू से जब मैं, क्योंकि मैंने दिल्ली एम्स से मैंने MD किया, MBBS मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से किया, तो पापा उस टाइम दिल्ली पोस्टेड थे, तो वहाँ भी साथ ही रहा। जब छत्तीसगढ़ आया तो अलग हुआ। वो नोएडा में रहते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि भाई भी MP कैडर में ही है, सिस्टर भी रायपुर में है, तो आस पास है, तो हमेशा साथ रहते हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका टाइम ठीक न चल रहा हो तो फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं MBBS में था, मैं 2 बार फेल हुआ, फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर में। स्कूल में हमेशा टॉप रैंकर रहता था, उसके बाद कॉलेज में जाके फेल होना, और बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है जब आप स्कूल से कॉलेज पहुंचते हैं। आपको होम सिकनेस रहती है, अकेला रहना होता है, घर में आप प्रोटेक्टेड माहौल में रहते हैं, वहाँ आपको नए लोगों से दोस्ती करनी होती है, काफ़ी लोग ओपन नहीं हो पाते हैं, रूम शेयर करना पड़ता है, बाथरूम शेयर करना होता है, वहाँ कोई काम करने वाला दूसरा नहीं होता, अपना काम खुद करना होता है। तो निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट अच्छा ना हो तो काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जो सुसाइड्स होते हैं कॉलेजेज में, वो फर्स्ट ईयर में ही होते हैं। हर छोटी चीज़ आदमी को पिंच करने लग जाती है, रिजल्ट्स अपने हिसाब से ना हो तो कैसे उसे कोप करना है वो पता नहीं होता आदमी को। तो उस टाइम फैमिली का इम्पोर्टेंस होता है। आप घर बात कर रहे हैं, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्योंकि पेरेंट्स का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो अच्छे फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है उस टाइम, जिनके जो आपके बैड टाइम्स में आपको टाइड ओवर करें। तो बहुत ज़रूरी है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि दोस्त, हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो बहुत हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, लेकिन रियल फ्रेंड्स बहुत कम हैं। ज़्यादातर वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, और वो एक आर्टिफिशियल दुनिया है जिसमें हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। काफ़ी रील्स जो हैं वो आर्टिफिशियल ढंग से टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग अपने मस्कुलर बॉडी डालेंगे इंस्टाग्राम पे, जो रियल में शायद इतना मसल होगा कि फिर फोटो दिखाएंगे कि हमने 200 किलो उठा लिया, जो संभव नहीं है उसके लिए, लेकिन उसको देख के बाकी लोग परेशान होते हैं। लोग जो है, तो आज के टाइम में क्या है कि हमें सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए यूज़ करना है।
हम सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें, हम अपने आप को ओन करें, हम जैसे हैं, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी हाइट है, कलर है, हमारी बोलने का लहजा, जो चीज़ हम सुधार सकते हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें पॉजिटिव कंपटीशन करना चाहिए। हम हर आदमी अलग बना है, कुछ आदमी आप देखेंगे जिम जाएंगे वो जल्दी अपनी बॉडी बना पाए, कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ लोगों को भगवान ने गाने की कला दी है, कुछ लोगों ने भगवान ने डांस करने की कला दी है। हर चीज़ हर आदमी में नहीं हो सकता और आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से रिलैक्सेशन फील होता है। रिलैक्स होने के लिए चीज़ करें, हॉबी को हॉबी की तरह करें। हमें लाइफ में डिसाइड करना है कि हमारे कोर स्किल्स क्या है, जिसको हम ऑक्यूपेशन के रूप में यूज़ करेंगे, और कौन हमारे हॉबी है जिसको हमें रिलैक्स होने के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना है। काफ़ी टाइम हम हॉबीज़ में भी कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। बहुत डाउट में रहते हैं। बहुत तो डाउट में रहते हैं, मैं क्यों नहीं गा पाता, मैं क्यों नहीं डांस कर पाता। हाँ, मैं चीज़ नहीं कर सकता। आप वही कुछ चीज़ें कुदरती भी होती हैं और हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, केवल दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम सही चीज़ को इमिटेट करें। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, उसमें काफ़ी सारी आप नॉलेज शेयरिंग के लिए आप देखेंगे व्हाट्सएप पे तुरंत डॉक्यूमेंट इधर से उधर जा सकता है, नोट्स शेयर कर सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे स्टडी ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन उसके निगेटिव नुकसान भी है कि हम एक दूसरे की चुगली करने के लिए, एक दूसरे की इंटीमेट चीज़ों को हम वायरल करते हैं, एक दूसरे को मॉक करते हैं। तो अब होता क्या है, हम जिसको मॉक करते हैं समझ नहीं आता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है और मेंटल क्या है। एक नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। आप देख रहे हैं कैंपसेस में बच्चे जो है जब परेशान होते हैं तो कुछ लोग शराब की तरफ जा रहे हैं, कुछ कोकेन कैनबिस की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़रूरी है कि हम धीरे करके इन चीज़ों को सॉल्व करें। आपने यहाँ पे आने के बाद एविल इंजेक्शन सर आपने बंद कराया था? बिल्कुल, यहाँ पे एविल इंजेक्शन, क्योंकि आप देखते हैं एविल इंजेक्शन जो है वो साथ में उसके हम ओपियोइड, पेंटाजोसिन और बाकी चीज़ें डालते हैं। इस इंजेक्शन से, जब इंजेक्शन लेने के बाद आदमी जो है आपा खो बैठता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, उसमें चाकूबाजी और बाकी तरह की घटनाएं करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। काफ़ी लोग नीडल्स बार बार यूज़ करते हैं तो खुद को उसको HIV और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो खुद के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। बहुत ज़रूरी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम साथ लें। दवा के दुकान वाले हैं, जो NGOज हैं, जैसे कि ऐसे लोगों को हम समझाएं, इनको डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जब तक समाज ऐसे लोगों को ठीक नहीं करेगा, इस समाज के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। वो किसी के लिए खतरा हो सकते हैं, मतलब जो इनको जानते हैं वही नहीं। हम अनजान आदमी भी सड़क पर चल रहे हैं, हमारी इनसे लड़ाई हो जाए, गुस्से में चाकू मार सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के नशा के खिलाफ एक कार्रवाई करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। सही। आप 12th कौन से ईयर में पास आउट हुए थे? मैं 1999 में मैंने +2 किया। 1999 मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम। बिल्कुल, मतलब 99 में मैंने +2 किया, 99 से 2005 मैंने MBBS किया। आप नीट, आप तो उस टाइम एम्स में थे ना? आप तो उस टाइम CBSE, PMT और एम्स का एंट्रेंस हुआ करता था, जो अब उसके बाद नीट हो गया, कंबाइंड हो गया। और 2006-2009 मैंने MD किया एम्स से सेक्रेटरी। तो आप कितने अटेम्प्ट दिए नीट, मतलब जो नीट मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया, जो PG था वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। PG, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ। तो आपको फिर नीट मतलब एम्स मिला? फिर एम्स मिला, एम्स गोवा। मैंने गोवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने MBBS किया है। MD मैंने एम्स से किया, एम्स दिल्ली से। अच्छा, ठीक। गोवा लेकिन बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से लोग का मतलब वो जाने के लिए रहता है कि मतलब ट्रिप प्लान। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जो है वो बिल्कुल बाम्बोलिम बीच रिसोर्ट के पास में है। सही है। तो निश्चित रूप से ये भी दिखाता है कि हमें अपना संयम और पढ़ाई की तरफ अपना इंक्लिनेशन मेंटेन रखना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एज ग्रुप में हम अपने फोकस को मेंटेन रखें, लाइफ को एंजॉय भी करें, लेकिन जो प्राइमरी फोकस करियर है उसको हम ना छोड़ें। नहीं तो काफ़ी लोग जो है, गोवा में मेडिकल कॉलेज भी है, बिट्स का भी गोवा में कैंपस है, पढ़ने वाले लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को जो आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है उससे भी काफ़ी लोग जो है अफेक्ट होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और निश्चित रूप से करियर में उनको नुकसान होता है। गोवा में जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कॉलेज वहाँ पे मिला, उसके बाद फिर उसके पहले जो आप जब तैयारी कर रहे थे, आप प्रिपरेशन कहाँ से किए थे? हाँ, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम गोवा में ही पोस्टेड थे, गोवा में मैंने तैयारी की थी फर्स्ट। उस टाइम क्योंकि ज़्यादा कोचिंग LN आकाश स्टार्ट ही हुआ था, कोचिंग कल्चर उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी। ज़्यादातर जो ऑनलाइन उस टाइम था नहीं, ज़्यादातर जो ऑफलाइन ही थी। इंटरनेट का रिवोल्यूशन ही 2002-03 के बाद हुआ है, ये सब बढ़ा है। तो निश्चित रूप से उस टाइम कोचिंग जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम ज़्यादातर बच्चे
बिना कोचिंग के निकलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन तेज हुआ, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए, तो कोचिंग काफ़ी लोगों को ज़रूरत भी पड़ने लग गई, क्योंकि कोचिंग आपको एक रास्ता दिखाता है। जो चीज़ आप 1 साल में करेंगे, कोचिंग में सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे गाइड करने के लिए लोग रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। निश्चित रूप से जो लोग दूर रहते हैं, जो कोचिंग जाके नहीं कर सकते, पैसे की कमी के कारण नहीं कर सकते, उनके पास आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं, तो आप ऑनलाइन मेंटरिंग कर सकते हैं, किताबों को डिसाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने वालों के लिए कोई बाधक नहीं है, कोचिंग ना कर पाए तो ना निकल पाए, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, आपके सामर्थ्य है, समय है, तो कोचिंग के निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदे जरूर हैं। कंपटीशन आपको क्या लगता है पहले टफ था कि अभी टफ है, मतलब नीट में? मैंने 99 में सीबीएसई पीएमटी दिया, और 2006 में एमडी का ऑल इंडिया एंट्रेंस दिया, और अभी 2012 में यूपीएससी दिया। 12 साल बाद 10 साल में एक जनरेशन करीब चेंज हो जा रहा है पूरा। तो दोनों टाइम देके देखा मैंने। निश्चित रूप से तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ी है। पहले सीबीएसई पीएमटी 3 लाख 3.5 लाख लोग दिया करते थे, अभी नीट 24 लाख लोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चे बढ़े हैं, क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज बढ़े हैं, तो तैयारी आसान हुई है, लेकिन कट ऑफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बच्चों में दबाव, पहले मेडिकल कॉलेजेस भी कम थे, हमारे टाइम पे 150 मेडिकल कॉलेज थे, आज के 700 मेडिकल सीटें बढ़ी हैं, आबादी सीटें आपकी 5-4 गुना बढ़ी हैं, तो एस्पिरेंट 6 गुना बढ़े। तो हम ये नहीं कह सकते, कंपटीशन तो निश्चित रूप से बढ़ा ही है। कंपटीशन है ज़्यादा, प्रेशर बढ़ा है। जो हमारे टाइम में, क्योंकि कोचिंग उतने ज़्यादा नहीं थे, और मॉक एग्जाम में रैंकिंग नहीं आती थी। अब क्या है, हर 15 दिन पे वो मॉक एग्जाम बच्चा दे रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो हर 15, हमें तो 2 साल में एक बार एग्जाम की टेंशन थी, यहाँ तो हर 15 दिन पे आप रैंक देख रहे हैं, फिर आपस में बच्चे कंपेयर करते हैं। हमारे टाइम व्हाट्सएप नहीं था, अब बच्चे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, रैंक लिस्ट को शेयर करते हैं, तो ऑनलाइन बुलिंग भी होती है कि तुम्हारे तो इतना पढ़ते हो फिर भी रिजल्ट नहीं आता, ये हो गया। फिर पेरेंट्स में आपस में कंपटीशन, तो निश्चित रूप से कंपटीशन भी बढ़ा है, और कंपटीशन से ज़्यादा बच्चों पे जो प्रेशर बढ़ा है, बच्चों में आपस में पीयर कंपटीशन के कारण, और पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन बढ़े हैं। इसीलिए आप नीट के पहले सुसाइड की नहीं सुनते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या तो हम सुनते हैं, डिप्रेशन के शिकार कितने ज्यादा हुए हैं वो तो गिनती नहीं है। सही बात। और काफी सब क्लिनिकल डिप्रेशन है जो सामने नहीं आ रहा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो डीमोटिवेट हो गया, वो नशे की तरफ चला गया, इलीगल एंटी सोशल काम की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है। जो बच्चे छूट गए हैं उनके एप्टीट्यूड जानने की जरूरत है, और उनके एप्टीट्यूड से क्या ऑल्टरनेटिव कैरियर्स हो सकते हैं वो जानने की जरूरत है। हमारे टाइम केवल इंजीनियरिंग डॉक्टर की बात होती थी 99-2000 में, अब आप देख सकते हैं बहुत सारे नए करियर शुरू हुए, और हर करियर में काफ़ी स्कोप है। उस टाइम जो हम जानते नहीं थे उस वक्त करियर स्टार्ट हुए, आज के टाइम स्टार्टअप्स हैं, आप हर चीज़ में अपनी खुद की स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में पैसा जो है मोबिलाइज करना बहुत आसान हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनियां जो है स्मॉल कैप्स आ रही हैं, जो कि मार्केट में फ्लोट हो रही हैं पैसा। तो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरह के सॉफ्ट स्किल सीखें कि हम कैसे उद्यमी बन सकते हैं, कैसे हम लोन्स ले सकते हैं, बैंक से कैसे मिल सकता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से कैसे मिल सकता है, और हम अपना खुद का कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम प्रोफेशनल बन भी जाएंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर्स बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो हमें अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे उसको। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा मॉडरेट रिस्क टेकिंग जो है वो युवाओं के अंदर आए, कि है हम तुरंत हम डिप्रेस ना हो, डिस्ट्रेस में ना जाए। लोग मुझे, छोटे छोटे लड़के मुझे बताते हैं, फ़ोन करते हैं, सर हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सर हम बोर हो गए हैं, ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं। 15 साल 17 साल 18 की ज़िंदगी शुरू हुई है अभी, तो बहुत ज़रूरी है। और लाइफ बहुत क्रूअल है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें इस कंपटीशन को झेलना ही पड़ेगा, और तरह तरह के लोगों को हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, कुछ फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा सोचेंगे, कुछ आपको परेशान करना चाहेंगे, कुछ डीमोटिवेट करना चाहेंगे, ऐसी दुनिया है। आप बताए ना कि आप नीट में मतलब आप फेल, मतलब बैक हो गए, तो वो उसका क्या था मतलब? एमबीबीएस में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल में स्लाइड्स को और
मैं थोड़ा मैथ्स ओरिएंटेड था, तो बायोलॉजी में मुझे थोड़ी मुश्किल आती थी। दोनों में सिलेक्शन हुआ था मेरा, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। पेरेंट्स का भी थोड़ा इंक्लिनेशन था कि मेडिकल में जाऊँ, पापा क्योंकि इंजीनियर थे तो मेडिकल में आ गया। थोड़ा मुश्किल हो रही थी, पढ़ता जा रहा था। या होता क्या है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका आदमी नहीं जानता, इंक्लिनेशन अलग अलग होता है। मैं 12 घंटे पढ़ता था, 2 घंटे का रिजल्ट आता था, बाकी लोग 3-4 घंटे पढ़ते थे, मुझे ज़्यादा मार्क्स लाते थे। लेकिन मैं वही कहा कि इंक्लिनेशन नहीं है तो 2 ही उपाय है, या तो आप छोड़ के नया कुछ कर लो, दोबारा एग्जाम देके इंजीनियरिंग, या तो टिक रहे हो तो आप अपने अंदर फीडबैक लो कि क्या कमियां हैं, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। सीनियर से बात करें, टीचर से बात करें, सुधारें। और कभी कभी पढ़ने के बाद भी आदमी का रिजल्ट फेवरेबल नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप लाइफ में कोई भी घाव ऐसा नहीं है जो भरे नहीं। आप फेल हो गए, हो सकता है कुछ दिन लोग आपको खुद को खराब लगे कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं पीछे हो गया। जिंदगी इतनी बड़ी दौड़ है कि उसमें 5-6 महीने का कोई फर्क नहीं है। जिस टाइम हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई, हम कैसे फेल हो गए, लेकिन अब कभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा पैर टूट जाता है, 6 महीने बिस्तर पे रहते हैं। अब बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, वो पूरे वर्ल्ड कप का वेट कर रहे होते हैं, उसके पहले उनको इंजरी हो जाती है, वो खेल नहीं पाते, स्टैंड से देखते रहते हैं। तो ऐसे ही लाइफ है, बहुत चीज़ें अपने हाथ में नहीं। 2 बार फेल हुआ, फर्स्ट ईयर में हुआ, फाइनल ईयर में हुआ, लेकिन फिर भी फाइनल ईयर में फेल भी हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस जब पीजी का दिया तो मेरी 56 डबल डिजिट रैंक आई, मैंने एम्स से एमडी किया। तो लाइफ ऐसा है कि या तो आप हार मान लें या आप उसको और मजबूत जीत में कन्वर्ट करें। हर चीज़ के अपने पॉजिटिव्स हैं। अरे आप पीछे हो गए तो आप अकेले हैं, दोस्त सब आपके आगे निकल गए हैं, तो आपको खुद खराब लगेगा, मैं यहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ कैसे जाऊँ। बैठ के आप पढ़ते रहोगे, उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। लाइफ में हर चीज़ को आदमी को पॉजिटिव सोल्यूशन ड्रिवन ओरिएंटेड होना चाहिए। और किस्मत तो कोई बदल नहीं सकता, चीज़ें यदि हो गई हैं तो अपने हाथ में जो है वो सुधार करना है, सुधार की कोशिश करना चाहिए। और काफ़ी लोगों को अब अगर आप फेल हो रहे हो और आप सुधार नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा चांस है कि आप और फेल होते चले जाओगे। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर हमने 12th फेल देखा, हम भी 2 बार फेल हुए हैं, क्या हम बन जाएंगे क्या IPS? मैंने कहा भाई केवल फेल होना, तो आप ये देखो कि 10,000 में 9,999 जो पास हुए वो बने हैं, एक होगा जो फेल होके बना हो। तो हमें उसको एक ट्रेंड नहीं मानना चाहिए, हमें क्योंकि मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के, क्योंकि इस देश में इतना टैलेंट है, इतने सारे लोग हैं, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है कि हम अपने अंदर यदि ज़रूरी चेंजेस नहीं लाएंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, चेंज नहीं लाएंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और सफलता आदमी को मजबूत बनाती है और असफलताएं हमें अंदर से कमज़ोर करती चली जाती है। तो आप जितनी बार असफल होंगे आप उतने कमज़ोर बनते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से, और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस एज ग्रुप में हम उस टाइम को बिल्कुल इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो कोर नॉलेज है जो हमें कॉलेज में मिलता है, दोबारा पढ़ने का कभी समय नहीं मिलेगा। जब एक बार हम कॉलेज से निकल जाएंगे तो फिर किताबें छूट जाती हैं। तो हम इस तरह से पढ़ें कि कभी आगे भी काम आए, तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। मैंने मेडिकल साइंस 2005 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जब 2012 में UPSC दिया तो मैंने ऑप्शन अपना मेडिकल साइंस ही रखा 7 साल बाद। पढ़ाई इस तरह से किया था कि 7 साल बाद भी उसको रिवाइज करके दोबारा रख पाऊँ। तो इस तरह से पढ़ें कि आप कुछ भी ऐसे पढ़ें कि आगे काम आए। मैथ्स में 10 तक ठीक से पढ़ा था, तो CSAT भी जब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो काफ़ी लोग डर रहे थे। मैथ्स का कॉम्प्रीहेंशन का फंडामेंटल क्लियर था तो कोई टेंशन नहीं हुई। तो अब ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप गेन करते हो हमेशा काम आता है कभी ना कभी। हम चाहते हैं हमने आज कुछ किया हो आज ही काम आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक बैंक की तरह है, पैसा उस पर जमा होता रहता है, तो कभी ना कभी आप काम आता है, उसको निकाल सकते हो। तो जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं बच्चों में, डिसिप्लिन होना, अनुशासन होना, बैठ के एकाग्रता बढ़ाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। स्कूल की पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो बेसिक स्किल्स है यदि वो हम सीखते हैं तो वो आगे हर तैयारी में उसका काम आता है। यदि हमारी भाषा खराब है, बहुत ज़रूरी है कि हम भाषा को अच्छी रखें। काफ़ी लोग इसको, यदि हम इंग्लिश में गालियाँ दे रहे हैं तो उसको बहुत फैशनेबल समझते हैं, सही बात और हिंदी गालियाँ दे रहे हैं तो हमको रूरल समझते हैं। भाषा तो गाली तो हिंदी हो इंग्लिश हो, वो आदमी के गलत पर्सनैलिटी को ही दिखाती है। हम अपनी भाषा अच्छी रखें, हम अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखें। काफ़ी लोगों को लगता है कि फिजिकल बॉडी हमारी अच्छी है तो हम अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है वो आपकी भाषा होती है, जो एक एवर इम्प्रिंट डालती है किसी के ऊपर।
वो आपके संस्कार को दिखाते हैं, वो आपके फैमिली वैल्यूज़ को दिखाते हैं। तो अपनी आप देखेंगे काफ़ी युवक जो हैं वो जो ऐसे काम में लगे हैं जिससे सोसाइटी के लिए भी नुकसान है, उनके लिए भी नुकसान है। आप देखेंगे बाइक में टेढ़ा-मेढ़ा बाइक चला रहे हैं, हाँ उससे किसी को फ़ायदा नहीं होना है। सही घर बात वाले है। महँगी बाइक 8-8, 10-10 लाख की बाइक खरीद के दे रहे हैं उन बच्चों को, और जो अपने बच्चों को ऐसी बाइक दे रहे हैं, उन्हीं बच्चों की जान जा रही है, और फिर वो परिवार का रो-रो के हालत ख़राब हो रहा है। आप देखेंगे कि अपना बर्थडे का केक कार के ऊपर बैठ के काटेंगे। कार के ऊपर। अब वो घर में ही काट लें, कार में बैठ के काट लें, ऐसी चीज़ें जो खुद के जान को खतरे में डाल दें, दूसरों की जान को। वैसे लोग रील्स बना रहे हैं, उस रील्स को हज़ारों लोग शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज को भी देखना है कि हम ऐसे लोगों को यदि आगे बढ़ाएँगे, तो वो यूथ को ही नुकसान होगा। आप देखेंगे काफ़ी लोग किसी को यदि अल्कोहल पीना ना पीना वो पर्सनल डिसीजन है, दुनिया में भर में कंट्रीज में बिक रही हैं, लोग पी रहे हैं, वो कोई मॉरल बात नहीं है। लेकिन यदि आपको पीना है, घर में बैठे आप पिएं, फ्रेंड्स के एंजॉय करें, लेकिन आप गाड़ी के ऊपर बैठ के उसको बोतल रख के आप कार के ऊपर पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनको नहीं पीना है, जो पास से जा रहे हैं, उनको भी खराब लगता है। और कहीं ना कहीं कानून तोड़ने की हमें आदत पड़ जाए तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। इससे जो आपके देश की, आपके शहर की जो रेपुटेशन है वही खराब होती है। यदि कोई बाहरी आदमी आता है, टूरिस्ट आता है, वो देखता है कि इस देश के लोग इस तरह से काम कर तो कहीं ना कहीं हमारे आप बहुत दूर का सोचे इस बार टूरिस्ट की बात की ना, मतलब मैं सोचा नहीं था कि सही है। आप सोचे कि हम ही कहीं बाहर जाते हैं, किसी बाहर शहर भी जाते हैं, हम मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो उस जगह की एक छवि अपने मन में लेके आते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ तो सेंटर इंडिया में है, काफी लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, तो हमें ऐसी एक छवि बनानी है जिससे कि कम देश तो बात की बात है, शहर की भी छवि बनानी है। तो बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई गलत काम कर रहा है, यदि उसको हम टोकें तो वो पर्सनल ले लेता है कि ये मुझे ही क्यों बोला, इसकी मेरे से बनती नहीं होगी। हमें अब हो क्या रहा है, यदि हम पर्सनल लें तो उसके बाद से कोई दूसरा जो है उसको टोकता भी नहीं है। हम किसी को उल्टे हम उसको फॉल्टी ढंग से अप्रिशिएट करते हैं, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छा, बाइक तो बहुत अच्छा कंट्रोल है तुम्हारा बाइक के ऊपर, और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसी का नुकसान होता है। हम ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़ के बहुत प्राइड फील करते हैं, अरे यहाँ तो कोई ट्रैफिक वाला सोया हुआ है, वो तो फोन में लगा हुआ है, देखता नहीं है, हमें क्या है। हम ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए ट्रैफिक रूल फॉलो ना करें, एक अपने डिसिप्लिन को दिखाने के लिए उसको फॉलो करें, क्योंकि तभी हमारी छवि जो है दूसरे लोगों की नज़रों में आगे बढ़ पाएगा। बाहरी लोग जो आएंगे वो देखेंगे हाँ यहाँ के, हम खुद ही कूड़ा करकट फेंकेंगे, हम खुद ही करेंगे, हम खुद ही चाकूबाजी करेंगे। क्या आप देखिए जो चाकूबाजी कर रहे हैं ज्यादातर कम उम्र के लोग कर रहे हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग जो बताते थे सर पहले कि सर वो जो नशा करने वाले झुग्गी झोपड़ी के हैं वही चाकूबाजी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप काफी लोगों को देखोगे, आपको यंग लड़के मिलेंगे, आपको स्कूल के, कॉलेज के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, और रात में पार्टी कर रहे हैं, वहां पे चाकूबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हमें यूथ को, जब तक यूथ को हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि हमारे पास 30-40 करोड़ यूथ है इस कंट्री में, तो हमें ये भी सोचना है आज यदि 40% पॉपुलेशन यूथ है तो अगले 20-25 साल में वो ओल्ड हो जाएगी, तो जो हमारा डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो तो 20-25 साल के बाद बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें अभी ही इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम वो यूथ इस तरह का हो कि वो आगे भी अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने फूड हैबिट्स को देखें। अब आप देख सकते हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, आप हार्ट अटैक जो पहले सुनते नहीं थे 50 साल से, अब आप 25 साल 30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं वो मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, कुछ लोग अपने नींद नहीं, आप इंसोम्निया पहले लोग जानते नहीं थे, अब नींद की तकलीफ 15 साल 20 साल के बच्चों को शुरू हो गई है। आप हॉस्टल्स पे जाके देखें, रात में 2-2, 3-3 बजे तक लाइट्स ऑन रहते हैं, काफ़ी लोग सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े इश्यूज हैं। गवर्नमेंट को इसमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं लगता आपकी गवर्नमेंट कम काम कर रही है? मतलब देखिए आज के दिन में यदि कोई अवेयर होना चाहे तो इंटरनेट इतनी बड़ी चीज है, पता सबको है, लेकिन होता क्या है, फेज ऑफ डिनायल में रहते हैं, अरे हमें क्या होगा। नहीं, जैसे गवर्नमेंट जैसे कि रूल्स ला दे, जैसे आप थे भिलाई में,
आपने बहुत कड़ाई कर दिया था, तो लोग मजबूरी में हेलमेट पहनना चालू ही कर दिए थे, आपके डर से स्टार्ट कर दिए थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से रूल्स को लागू कराना जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनका काम है। आ, जो है कि जागरूकता बढ़ाना एक तरफ है और एनफोर्समेंट एक तरफ है, दोनों की आवश्यकता है। दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स है, प्रिवेंशन और एनफोर्समेंट, दोनों में जब हम लगेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी परिवार की है। परिवार यदि अपने 2 या 4 सदस्यों पर निगरानी नहीं रख सकता तो हम पुलिस का सोचें कि वो पूरे 15 लाख 20 लाख की आबादी को देख पाए। जरूरी है कि परिवार बच्चों पे नजर रखे, यूथ पे। काफी लोगों की ये भी चीज आई है कि हम बड़े हो गए हैं, अब इंडिपेंडेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन इंडिपेंडेंस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो पेरेंट्स की बहुत जरूरत है कि वो आए, बच्चों को देखें हॉस्टल में क्या कर रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया में किस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। यदि हम केवल सोशल मीडिया, बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नजर रखें तो हम बच्चों को बहुत गाइड कर सकते हैं, लेकिन सही समय लगते हैं हम उन चीज़ों को देखते नहीं है। जब अनहोनी हो जाती है मैं तो देखता हूँ जब काफ़ी बच्चे जब डूब जाते हैं, डूबने के मतलब नदी में गए, डूब गए, तब उनके घर वाले को, जब उनके पोस्टमार्टम में अल्कोहल निकलता है, घर वालों को 90% घर वालों को पता ही नहीं होता उसके बच्चे, उनके बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं। आप देख सकते हैं शिवनाथ नदी है, साल में कम से कम 20 से 25 लोग केवल डूब के मरते हैं। कॉमन है और उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि हमें ड्रिंक करना ही हम रूम में कर लें, हम पानी में जाके अपनी जीवन को हम जो है डेंजर में डाल रहे हैं। आप सोचिए क्या बीतती होगी उन पेरेंट्स के ऊपर। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग यहाँ चिल्फी और बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स में आते हैं, रात में वापस होते हैं ड्रंक हालत में, 4-4, 5-5 लोग बैठे होते हैं एक बाइक में, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और फिर एक साथ 3-4 लोगों की जान जाती है। हम घर वालों पर क्या बीतती है, जो आते हैं परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है। यदि हमें कम्युनिटी देश को आगे ले जाना है सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं है। यदि वो खुद को संभालेगा तो एक एक करके पूरा समाज सुधरेगा। सही बात है। आप बहुत मतलब चीज़ों को बहुत सही से, मतलब एक कॉमन मैन जो राइट्स होता है आप बहुत सोचते हो, मतलब बाकी तो ये सोचते नहीं। बाकी बहुत सारे IPS हैं, SP हैं। अब क्या है कि यदि हम सोचें और थोड़ा थोड़ा उसमें एक्शन लें, हर आदमी यदि थोड़ा थोड़ा एक्शन लेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। होता क्या है कि टाइम के साथ हम सब के अंदर एक पेसिमिज्म छा जाता है, नकारात्मकता आ जाती है कि मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा। यदि हर आदमी ऐसे ही सोचेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको नहीं लगता कि मतलब आपके पावर्स लिमिटेड है? मतलब आप अगर आप ये सोच रहे हो तो, क्योंकि जैसे कि OP चौधरी सर हैं जो, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया और फिर अपना पॉलिटिशियन लाइफ, क्योंकि मैं अब मतलब उनको ये लगा होगा ना कि मतलब मैं अपने पावर्स का और मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे आपको तो आप SP हो, आपको लिमिटेशन है पावर्स का। तो बिल्कुल, राजनीति के अपने फायदे हैं, राजनीति में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। मैंने कहा ना कि छोटा से लेकर बड़ा व्यक्ति सबकी दायरा है काम का। एज ए SP एक अलग दायरा है, दायरा छोटा हो सकता है, आप यदि राजनीति में हो तो दायरा बड़ा हो सकता है। लेकिन हर आदमी राजनीतिक ही नहीं बन सकता, और समाज में सबकी जरूरत है। अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, अच्छे कलेक्टर्स की जरूरत है, अच्छे राजनीतिज्ञों की जरूरत है। यदि 140 करोड़ लोग 140 करोड़ राजनीतिक तो नहीं बन सकते, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के तो लाखों फॉलोअर्स होंगे, तो हर आदमी राजनीतिज्ञ बने वो संभव नहीं है। निश्चित रूप से वो अच्छा एक करियर है। अभी मैं एज ए पुलिस ऑफिसर ही मैंने मेरा नंबर जो है पर्सनल नंबर 7898815399 वायरल है। डेली कम से कम मुझे 200 कॉल आते हैं। अभी मैंने फ़ोन को साइलेंट पे रखा है, फ़ोन ऑन करूंगा तो कम से कम 100 से ऊपर इसमें मिस्ड कॉल्स होंगे। मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ। 100 में हो सकता है 90 का मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर की चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। 10 में मदद कर पाता हूँ। 10 में मान लीजिए 3-4 कोई मदद मिल गई तो वो भी डेली काफ़ी है। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे पोस्ट पे हैं तो हो सकता है 100 में आप 50 के लिए कर सकते हैं। जैसे आप राजनीति की बात की, वहाँ पे आप पॉलिसी बनाते हैं तो हो सकता है आपके पॉलिसी बनाने से यदि मैं दिन में 100 लोगों की मदद कर पाता हूँ तो उसमें आप 10,000 लोगों की मदद कर पाए। क्षेत्राधिकार बढ़ता है। लेकिन आदमी को पहले आप जहाँ पर हैं वहाँ पे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ में क्या है कि वो एक्सपीरियंस हमेशा फायदेमंद रहता है।
जब आप एक जगह का एक्सपीरियंस गेन करते हैं दूसरी जगह मदद होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अभी पुलिस में हूँ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आराम से देख लेता हूँ, जो इंजरी रिपोर्ट है तुरंत देख लेता हूँ, अच्छे से समझ पाता हूँ, तो हर चीज़ काम आता है। और करियर आगे की क्या होगा, क्या अच्छा है, तो समय ही के साथ चेंज हो सकता है। लेकिन अभी मैं पुलिस में काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और काफ़ी काम करने में अच्छा लग रहा है। तो आप क्रिमिनल को पेशेंट की तरह देखते होगे? क्रिमिनल और साइकोलॉजी पेशेंट को क्रिमिनल की तरह। दोनों। देखिए, क्राइम भी एक तरह की बीमारी है ना। हाँ। क्राइम तो ऐसी बीमारी है जो समाज को अंदर से खोखला किए जा रहा है। क्राइम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। आप देखें, क्राइम ऐसी चीज है जो हर आदमी को अफेक्ट करता है। आप सोचें, एक आदमी यदि बाइक को टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है तो समाज में कितने लोगों के लिए खतरा है। कोई साइड में बच्चा स्कूल जा रहा होगा, हो सकता है वो बस स्टैंड में वो माता अपने बच्चे को लेके होगी, उसको वो ठोकर मार सकता है। हो सकता है कोई परिवार जो है वो बाइक से जा रहा हो, उसको ठोकर मार देंगे, उसको 3-4 लोग, माता पिता की देहांत हो जाए, बच्चे अनाथ बच जाए, किसी को ऐसा स्पाइन में इंजरी हो जाए कि वो पैरालाइज हो जाए। हमें कोई भी ऐसी गैर थोड़ी देर की खुशी के लिए हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाले। अपना जान की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन दूसरों की जान की जिम्मेदारी तो वो तो मतलब पाप की श्रेणी में आता है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए थ्रिल, हमारे क्षणिक भर के थ्रिल से यदि लोगों की जान खतरे में डल रही है तो ऐसे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती। और हमें ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को समाज में लोग टोकें, रोकें। जब हम टोकेंगे नहीं, रोकें, और कम से कम टोके रोके नहीं तो उनको और बढ़ावा ना दें। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सब लोग डाल रहे हैं हेलो ड्यूड, ग्रेट ड्यूड। अब ऐसे यदि आप लिखोगे उसकी, और वो देखेगा कि मेरे 50,000 व्यू हो गए तो वो कुछ और आगे बढ़ के करेगा। और ये जो व्यू है, आर्टिफिशियल व्यू, इसके चक्कर में जो हम पागल होते जाते हैं। आप देखिए, जो काफ़ी लोग हैं जो इंस्टाग्राम है वो हर 1 घंटे पे खोल के अपने फॉलोअर्स गिनते रहेंगे, अभी 2 बढ़े, अभी 5 बढ़े, अभी 10 बढ़े। हमें हमारे अच्छा काम करें और उससे लोग फॉलो करना चाहें, लोग सीखें तो अच्छी बात है। समाज में शुरू से धर्म गुरु हुए हैं, काम के जो भी, इसी से आप सीख सकते हैं अच्छी चीज़। तो आप वीडियो बना भी रहे हैं तो ऐसा वीडियो बनाएं जिससे समाज को फायदा हो, इंस्पायर हो, लोग उससे इंस्पायर हो, तो उससे फायदा है। ऐसे वीडियो की संख्या यदि बढ़ेगी तो जो खराब वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनको शर्म भी आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। होता है कि जब हम यूथ में रहते हैं तो हम उन चीज़ों को इतना सोच नहीं पाते, डिनायल फेज में रहते हैं, हमें लगता है ऐसे ही दुनिया चलती है, बोलने वाले हमें ऐसे ही बोलते रह रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें, हम घटना के बाद ना सीखें। मैं कितनी बार देखता हूँ लोग, एक्सीडेंट हो गया, फिर पैर टूट गया, पैर कट गया, फिर उनको बस रिपेंट करने से भी कुछ सुधर नहीं सकता, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें और सुधार लाएं और इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे बढ़ें। आपका मतलब, जैसे कि आपका डॉक्टर बनना आपका एम था कि फैमिली वाले लोग बोले कि, या फिर आप दोस्तों के साथ कि चलो मैं भी ट्राई करता हूं? हमारे टाइम में 2 ही चीज़ें तैयारी लोग करते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल की 90s में, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंस के स्टूडेंट थे तो यही ऑप्शन दिखता था। मेडिकल मुझे वैसे भी अच्छा लगता था क्योंकि मेडिकल में सेवा भाव भी है, लोगों से इंटरेक्शन भी है, मेरी पर्सनैलिटी भी उस तरह से है, बातचीत करना, लोगों को समझना। आपका सरनेम पल्लव है तो आप पंडित है शायद ना? हमें ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बिहार के रहने वाले हैं। क्योंकि पापा डबल नेम टाइप का बिहार में कल्चर चल रहा था उस टाइम, तो डबल नेम चल रहा है। डबल नेम मतलब जैसे समझ नहीं पाया। टाइटल तो हमारा क्योंकि ये पल्लव टाइटल नहीं है। बिहार में क्या है, डबल नेम लोग रखने लग गए थे, शेखर, सुमन। अच्छा, डबल नेम, फादर मदर का, आद्विक, आनंद, और दोनों ही नाम है, दोनों नाम सही है। ये भी ठीक है। अब वैसे मेरा हमेशा मानना है कि हमें अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश पे गर्व होना चाहिए, तो टाइटल रखने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमें दूसरे जाति धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। सही। तो आपको मतलब ऐसे, आप तो एमडी कर लिए थे इनसे, वो भी, तो आपको ऐसे कब लगा कि मतलब मेरे को आईपीएस की तरीके, और क्यों लगा, मतलब रीजन क्या? अब क्योंकि मैं मेडिकल में था, काफी खुश था वहाँ पे, लेकिन मेडिकल में मैंने जैसा कहा ना, क्षेत्र का अधिकार, जो दायरा बड़ा करने वाली बात है। यदि आप मेडिकल में हैं, आप 15-20 मरीज देखते हैं डेली, वो मरीज दवा ले पाए, खरीद पाए, ना खरीद पाए, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैं साइकेट्री में था, तो दिमाग की बीमारियों को लेके, मानसिक बीमारियों को लेके बहुत स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर, लोग पागल समझते हैं, लोग बताने भी डरते हैं कि हम मेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा यदि कोई बीमारी तेजी से फैल रही है तो वो दिमाग की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। ऊपर से कोरोना के बाद तो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो पहले से काफ़ी बढ़े हैं, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी काफ़ी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोग अंदर से टूट रहे हैं, जॉब्स लोग चले जाते हैं, उससे लोग परेशान, जॉब से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने देखा कि दायरा बड़ा करने की बात है, यदि आप IAS IPS में आते हैं तो दायरा आपका बड़ा हो सकता है। आप टैक्स पेयर्स मनी पे काफ़ी सारी चीज़ों पॉलिसीज़ को आप ग्राउंड पे आप लागू करा सकते हैं, जहाँ लोगों से आप जुड़ सकते हैं। जितना एक्सपोजर इन सर्विसेज में है, आप समझ सकते हैं, एक जिले की आबादी 15-20 लाख है, तो 15-20 लाख लोग आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने कहा ना कि जॉब सब अच्छा है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, CA हैं, बिजनेसमैन हैं, कंट्री को सबकी आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या, और मैं कहा डॉक्टर तो हूँ ही हूँ। आज भी जब मैं दंतेवाड़ा में था तो मैंने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए। फर्स्ट वहीं पे पोस्टिंग दंतेवाड़ा थी, तो 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए, जहाँ डॉक्टर्स की इतनी कमी है दंतेवाड़ा में, और मेरी पत्नी, हम लोग कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को हमने वहाँ ट्रीट किया। तो वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, कोई भी स्किल छोड़ना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS और MD किया है, शासन को का खर्चा हुआ है मेरे ऊपर पढ़ाई कराने में, तो कोई भी स्किल को कभी लूज नहीं करना चाहिए। अभी भी कोरोना के टाइम काफ़ी लोग जो परेशान थे मुझे फ़ोन किया करते थे, तो ऑन फ़ोन पे काउंसलिंग हो जाती थी। अभी भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ। तो साइबर फ्रॉड वाले फ़ोन करते हैं, जो स्ट्रेस में हैं वो लोग फ़ोन करते हैं, जो लोग मेंटली इल हैं वो लोग फ़ोन करते हैं, तरह तरह के लोग फ़ोन करते हैं। तो जो भगवान ने जो विधाएं दी हैं उसका उपयोग जितना होना चाहिए उतना अच्छा, और सारी विधाएं ऐसी हैं, यदि आप छोड़ देंगे उस नॉलेज को आप भूल जाएंगे। तो मेडिकल बहुत ही अच्छा सर्विस है। मतलब अभी भी जो लोग मतलब थोड़ा सा मनी माइंडेड ना होके जनता, क्योंकि पैसा तो वैसे भी मेडिकल में है, आप देखेंगे इस देश में सबसे ज़्यादा कोई दुकानें चलती हैं, दवा की दुकानें चलती हैं, आप कहीं भी चले जाएं कोई दुकान आपको मिलेगा तो जितने आपके परचूने के दुकान मिलेंगे उतने ही आपको दवा की दुकानें मिलेंगी, और जहाँ आप जाएंगे आपको, अभी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, काफ़ी जगह डॉक्टर्स है ही नहीं। ऐसे एरिया वाइज 1000 कितने हैं, मतलब कितने होना चाहिए 1000 में एक डॉक्टर है, इंडिया में तो 7000, 8000, 10,000 तक एरिया डिपेंडेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम है। काफ़ी जगह तो BAMS अल्टरनेटिव मेडिसिन के भी डॉक्टर्स नहीं हैं, काफ़ी जगह तो जो क्वैक्स हैं उनके भरोसे हेल्थ सिस्टम चल रहा है। सरकार की तरफ से लगातार मेडिकल कॉलेजेस, एलाइड कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे प्रोफेशनल्स की, जो लोगों को सही गाइड करें। और क्योंकि जो भी डॉक्टर के पास आता है वो पेन में आता है, पुलिस भी ऐसा ही जॉब है, जो आता है वो परेशान है वही आता है, कोई खुश व्यक्ति नहीं आता। लेकिन जब आप पेन वाले व्यक्ति को आप हील करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद मिलेगा और जो रेस्पेक्ट आपको दूसरी तरफ से मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जगह तो वो क्लाइंट सिस्टम है, उनको लगता है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर, बाकी जॉब पे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने पैसा दिया, आपने सिम कार्ड लिया, आपने पैसा दिया, साबुन खरीदा, लेकिन यहाँ पर केवल एक रेस्पेक्ट, एक आपको एक फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट भी आता है, फीलिंग ऑफ सेवा भाव है, और दूसरा व्यक्ति हमसे याद रखता है। जब मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था, तब भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, तब भी आदमी को मालूम चलता है पैर नहीं जुड़ा तो क्या होगा, टेंशन मत आती है। यदि मशीन है तो आपको लगता है ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरी मशीन ले आएंगे, लेकिन इस मशीन को बदलना संभव नहीं है। सही है। और सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है ये, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो इस मशीन को समझना भी इतना आसान नहीं है। डॉक्टर्स की सालों की ट्रेनिंग के बाद वो मरीज को देख पाते हैं, 6 साल की MBBS करते हैं, फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके आगे आके सुपर स्पेशलिटी भी 3 साल करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें डॉक्टरों के भी व्यू पॉइंट को समझना चाहिए। काफ़ी मैं देखता हूँ लोग उग्र होकर डॉक्टरों की पिटाई कर देते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं। निश्चित रूप से पहले हमें चीज़ों को, तथ्यों को जानना चाहिए कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी गलती है, उसका लीगल रिकोर्स है। कहीं ना कहीं जो मॉब क्राउड पॉलिटिक्स शुरू हो गया, ये भी देश के लिए खतरा ही है। हर चीज़ में हम कानून को हाथ में उठा लेते हैं, घेराव कर देते हैं। घेराव जरूरी है, आपकी बातें यदि सिस्टम नहीं सुन रहा है तो घेराव, आंदोलन, धरना, ये सब तरीके हैं, लेकिन ये पहला तरीका नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है कि पहले हम बात करें, चीज़ों तथ्यों को जाने, तथ्यों को जानने के बाद निराकरण नहीं हो रहा है तो हम हर
डेमोक्रेसी में हर तरह के तरीकों का अपना अधिकार है, अपना एक दायरा है, तो कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये भी देखें कि अधिकार के साथ दायित्व भी हमारे हैं। हम तोड़फोड़ ना करें, आगजनी ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करें, कानून अपने हाथ में ना लें, कानून को हाथ में ना लें, तो उसके बाद आपके खिलाफ अपराध कायम हो जाते हैं, पुलिस आपके पीछे रहती है, पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलता है, जॉब से मुश्किल आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कानून को समझें, कानून का रेस्पेक्ट करें। ये जो अभी नीट स्कैम हुआ है आपको तो पता ही होगा, आप तो न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ पेपर रोज पढ़ते होगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आपका मतलब क्या ओपिनियन है, राय क्या है आपका? निश्चित रूप से जो भी ये कोई स्कैम, पेपर लीक की जो बात है, वो शुरू से मतलब जब भी कोई एक सिस्टम होगा उसमें लीपेज फिपेज करने वाले उसकी कोशिश करेंगे। काफी लोग जो है पहले किसी दूसरे को बैठाया करते थे, इम्पर्सनेशन होता था, काफी बार पेपर को पीछे से काट के उसको लीक किया जाता था। लेकिन निश्चित रूप से जरूरी है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे और साथ में दिखे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 24 लाख लोगों के मनोबल की बात है, जो 24 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत निश्चित रूप से सरकार ने बड़े कड़े कानून अभी लाया है, जिसमें कि 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, चीजें उनकी जब्त हो सकती हैं, प्रूफ्स ऑफ क्राइम जब्त हो सकते हैं। हमें जरूरी है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जनता के सामने लाया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय में लोग इस पेपर लीक करने की सोच से डरे। काफी लोग ये बोलते हैं कि वो आदमी जेल गया, वहां से उसको बेल मिला, वो दोबारा उसने पेपर लीक कर दिया। ये सब तरह की चीजें लोगों जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके मनोबल को बहुत गिराती है। और होता क्या है, एक आदमी को हो सकता है ओरिजिनल पेपर लीक होके मिले, 100 लोगों को आर्टिफिशियल पेपर, नकली पेपर भी मिलते हैं। अच्छा। उसमें उनका पैसा भी डूब जाता है। और वो आप सोचिए, यदि 100 लोग बोले हमें पेपर मिला, हमें पेपर मिला, तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनपे क्या बीतती होगी। और काफी लोग इसमें जो फ्रॉड लोग हैं उनको पैसा दे भी देते हैं, ठगी के शिकार। हाँ, 5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए, आपको ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं। एनटीए ने भी तो मतलब ग्रेस मार्क्स दिया, तो मतलब एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स दिया वो दूसरी चीज वो था कि जहाँ पे कुछ सेंटर्स पे ऐसे हुए कि डिजी लॉक टाइम पे टूटा नहीं, गलत पेपर निकल गया, गलत पेपर दे दिया उन्होंने, गलत सेट दे दिया, तो जो समय का लॉस हुआ उसके लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया। उसको भी कोर्ट में चैलेंज हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ग्रेस मार्क्स को खारिज किया और दोबारा उनका जो 1526 लोग हैं उनका दोबारा एग्जाम हुआ, जिसमें करीब आधे लोगों ने जाके एग्जाम दिया। निश्चित रूप से ये सब जो खामियां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, इन कमियों को हमें कम से कम रखना है। जैसा मैंने कहा ना कि ये परसेप्शन का गेम भी है। एक तो जो लोग गलत ढंग से जा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, और जो मैसेजिंग जा रही है वो जो लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको फटाफट फास्ट ट्रायल में डालना चाहिए, लंबी लंबी सजाएं होनी चाहिए। उन्होंने जो प्रोसेस ऑफ क्राइम से संपत्ति बनाई है उसको जब्त करना चाहिए, नीलामी करना चाहिए, जनता के सामने देना चाहिए, जिससे बाकी लोग डरें। क्योंकि क्योंकि ज्यादातर एग्जाम पूरे देश भर में कॉमन एग्जाम्स हो गए। हमारे टाइम तो अलग अलग एग्जाम हुआ करते, राज्य का अलग होता था, देश का अलग होता था, छोटे छोटे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का अलग होता था, मेडिकल सब अटैच हो चुके हैं। सब नीट एक हो गया है, यूनिवर्सिटीज का कॉमन फ्यूट हो गया है, आपका नेट हो गया है, क्लैट हो गया है, सारे एग्जाम्स जो है वो सेंट्रलाइज हो गए। जब सेंट्रलाइज हो गए तो सेंट्रलाइज एजेंसीज की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये देश इतना बड़ा है, यूरोप जो है वो हमारे सामने आधा भी नहीं आबादी में 24 लाख लोगों का, 17 लाख लोगों का, 7 लाख लोगों का एग्जाम कंडक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप ट्रस्ट किस पे करेंगे? आप ट्रस्ट तो सिस्टम पे ही करेंगे। उसमें 1-2 लोग जो ब्लैक आउल हैं, जो फरेआम की तरह काम करते हैं, जो कि पेपर को लीक करते हैं, ऐसे लोगों को जब तक आप अनप्रेसिडेंटेड सजा नहीं देंगे, फास्ट सजा देंगे, यदि 5 साल 10 साल ट्रायल चलता रहेगा तो फिर इनको जो है एनर्जी मिलेगी, होप खत्म हो जाएगा, फिर तो होप खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि पहले इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं था, अब पेपर एक के पास आता है वो तुरंत वायरल होने की बढ़ जाती है। तो अब वो टेक्नोलॉजी यदि पॉजिटिव, तो टेक्नोलॉजी के काट के लिए हमें टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ऐसा एनवेलप हो जिसको काटना ही संभव ना हो, जब यदि कटे तो अलार्म टाइप का बजे, या वो ऐसा हो कि कटे तो वो कलर चेंज आ जाए उसके अंदर। मतलब गवर्नमेंट को इस फील्ड में काम करना बिल्कुल, हमें एक एक जहां से छपता है और जहां तक पहुंचता है उस पूरी चेन ऑफ कस्टडी को हमें एक एक पॉइंट को स्टडी करना पड़ेगा। जहां छपता है वहां पे हम किस तरह करें, हम ब्लाइंड लोगों को यूज करें प्रिंटिंग के लिए, हम जो है अंदर जो है जो आदमी बाहर निकले उसकी पूरी चेकिंग फिस्किंग हो, मोबाइल,
कैमरा कुछ अलाउड ही ना हो अंदर। यदि अंदर कुछ लीकेज में आया कि अंदर वो मोबाइल लेके गए, फोटो क्लिक किए, फिर बाहर निकले, तो मोबाइल अंदर जाना ही नहीं चाहिए। वहीं से सील्ड होके निकले। सील्ड ऐसा हो टेम्पर प्रूफ की कहीं उसको टेम्पर किया तो वो पूरा वॉयलेट हो जाए, वो कलर चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, उसमें आप कट हो ही नहीं पाए वो कहीं भी आपका, उस तरह से चीजें हो। जब वो सेंटर में पहुंचे तो जो जिस चेन ऑफ कस्टडी से जा रहा है वहां पे थ्रू एंड थ्रू रिकॉर्डिंग हो, मतलब ऑडियो वीडियो जो है उसमें चलता रहे वो, या हाँ जिस बॉक्स पे वो जा रहा है वो बॉक्स टेम्पर प्रूफ हो, जहाँ पे वो खुले तो वो यदि वो टेम्पर हुआ है तो वो तुरंत सिग्नल दे। तो निश्चित रूप से आसान नहीं है, सरकार इस बारे में सोच रही होगी, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि एग्जाम एक बहुत बड़ा प्रोसेस बढ़ेगा और यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे संभव है आप ऑनलाइन एग्जाम संभव है, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो, ऑनलाइन में जो है आपका फेस आइडेंटिफिकेशन हो जिससे कोई दूसरा आदमी ना बैठ सके, हर आधे एक घंटे पे आपका फिंगरप्रिंट चेक हो जिससे कि कोई गलत आदमी तो नहीं बैठ रहा है। टाइम के बाद जो है वो उसमें कोई भी एमसीक्यू, जैसे कुछ बातें आई कि ओएमआर शीट बाद में भरा जा रहा है, तो उसमें भी ऐसा हो कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो उसी टाइम सील हो, सील का भी टाइम हो, उसके बाद सील संभव ना हो। तो बहुत चीजें हैं, इतना आसान नहीं है। मैं एक न्यूट्रल आदमी होकर नहीं बता सकता, काफी सारे सिस्टम्स होंगे, लेकिन क्योंकि यदि घटनाएं हुई हैं तो सिस्टम में यदि ब्रीच हुआ है तो उस ब्रीच को एक तो लूपहोल को भरने की जरूरत है, और दूसरा जो लोग इस ब्रीच को कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रायल करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सजा देने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए क्रिमिनल्स है। पहले नीट और एम्स अलग था, तो पहले लोग एम्स को ऐसे हाई स्टैंडर्ड और बहुत मतलब वैल्यू ज्यादा देते थे कि नीट तो है, एम्स तो हम लोग को देना ही नहीं, हमारी पहुंच से बाहर है। तो आपका मतलब इस पे क्या ओपिनियन है? अभी तो कंबाइन हो गए। अब जो इंडिया में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इसीलिए बची हुई है क्योंकि वहां पे कोई इंस्टीट्यूट बिल्डिंग से नहीं बनता, बिल्डिंग के साथ साथ रिसोर्सेज के साथ साथ वहाँ के डेडिकेटेड मैन पावर से बनता है, जो वहाँ के डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड स्टाफ है, स्ट्रॉन्ग रूल्स जो बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, बच्चे जो ट्रेन होके निकलते हैं, जो क्योंकि एंड प्रोडक्ट कैसा होगा उससे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, क्योंकि जब बच्चे अच्छे निकलेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम होगा। आपका तो गोवा में फोटो लगा होगा मेरे को लगता है, गोवा जिस कॉलेज से आप निकले हो शायद। बिल्कुल, काफी लोग में टच में हैं, काफी लोग, कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करते हैं, कुछ लोग नीट डॉक्टर तो है ही, वो कुछ लोग पीजी की तैयारी की बात करते हैं, कुछ अल्टरनेट करियर की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। वैसे भी क्या है कि आप चीजें बताते हैं, किसी को अच्छा लगता है, और दूसरी बात है कि जब आदमी बहुत परेशान रहता है तो उस टाइम कोई भी कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस देता है तो उस आदमी को थोड़ी सी इमोशनल और मेंटल शांति मिलती है। आप देखेंगे जितने लोग होते हैं वो कुछ क्षणों की बात होती है, यदि आप समझा देते हैं तो समझ जाता है और काम में लग जाता है। और एक सेकंड में कुछ गलत कदम उठा लिया, जिंदगी तक खत्म हो सकती है। तो एम्स निश्चित रूप से इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। पहले उनका अलग एग्जाम था तो थोड़ा स्ट्रिंजेंट था, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। नीट कॉमन एग्जाम है, 24 लाख लोग बैठ रहे हैं तो उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से इंडिया इतना टैलेंटेड कंट्री है कि एग्जाम आप ए लें, बी लें, सी लें, अच्छे लोग ही जाएंगे। बस हमें देखना यह है कि वो ब्रीच ना हो, लीकेज सीपेज ना हो, और सरेआम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में ना पहुंचे। नहीं तो वो अपना भी एलन की बात करें शायद। हाँ, एलन की बात कर रहे हैं। नहीं, एलन तो अच्छी बात है। मैं बोलूँ, मैं ये कहना है कि मतलब लीकेज सीपेज होके गलत बच्चे ना पहुंचे। मतलब जो ये पेपर लीक की बात आ रही हो कि ऐसे बच्चे यदि बड़े इंस्टीट्यूट से पहुंचेंगे तो अपना नाम भी खराब करेंगे और बाहर निकल के फिर इंस्टीट्यूट का नाम भी खराब करेंगे, वो तो फिर मुन्ना भाई टाइप ही बनेंगे। तो ये बिल्कुल एक चैलेंज है कि ऐसे मुन्ना भाइयों को समय पे पकड़ा जाए और इनको ऐसा रगड़ा जाए कि बाकी लोग मुन्ना के नाम से फिर डरें और इस तरह के काम से दूर भागें। जैसे आपका फर्स्ट पोस्टिंग नक्सल एरिया में था, तो मतलब आपके हिसाब से नक्सल मतलब क्या है और क्या इसको मतलब गवर्नमेंट रन करती है या फिर क्या इसका मतलब पीछे मिथ और ट्रुथ क्या है एग्जैक्टली? देखिए, नक्सल जो है सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का जो है डिलीवरी गैप था। आप समझ सकते हैं, पहले पूरे बस्तर में जो भी 7 जिले बन गए उस टाइम 400 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा बस्तर में एक कलेक्टर एसपी बैठा करता था। पूरे बस्तर में अभी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं था, जो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीच नहीं था, और जो लोअर फंक्शनरीज थे वो पुलिस के हों, फॉरेस्ट के हों, रेवेन्यू सेक्शन के हों, कहीं ना कहीं लोगों को उस तरह से उनके अधिकार नहीं दिलाए गए, जिसके कारण लोगों के अंदर एक
कहीं ना कहीं गुस्सा था, जिसको ये लेफ्ट, शुरू में लेफ्ट आइडियोलॉजी ने उसको घेरा, फिर उनको ब्रेन वॉश किया और शासन के खिलाफ भड़का के उग्र कार्रवाई शुरू करी, पुलिस पे हमला करना, रोड काटना, टावर तोड़ना, सब चीजें करना। लेकिन धीरे धीरे करके जो सरकार की जो ये है कि डेवलपमेंट वहाँ पे करना है, पुलिस फोर्सेज इक्विप करना है, नक्सलियों के इफेक्टिव ऑपरेशंस करना है। और आप देख सकते हैं एक समय जो करीब 300 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, वो सिकुड़ के 100 के अंदर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से लोग भी उस चीज को समझ रहे हैं। हमें जरूरी है कि हमें कम्युनिकेशन चैनल खोलना है ग्रामीणों के साथ, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है, टाटा स्काई की मतलब जो अपना टीवी है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाना है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेज बनाने हैं, लोगों को स्कूल में भर्ती, बच्चे जो है स्कूल में पहुंचाना है, इससे वो सही गलत समझ पाए। और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे निश्चित रूप से समस्याएं खत्म होंगी। आप खुशी की बात है कि ज्यादातर जगह आप देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम कभी ना कभी सॉल्व होगा, क्योंकि अपने ही लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है कुछ विचारधारा के कारण, कुछ जो है नॉलेज की कमी के कारण उनके साथ जुड़ गए। नक्सलियों से भी मेरा अपील है कि वो मुख्य धारा में आए, हथियार डालें। इंडिया की डेमोक्रेसी से अच्छी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, कभी लोकसभा के इलेक्शन, कभी असेंबली के इलेक्शन, कभी पंचायती राज के इलेक्शन। वहां पे वो आए, जीते, अपनी बात रखें। क्योंकि यदि इस देश की में यदि वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो इतनी अच्छी और इतना मतलब अंदर तक घुसी हुई डेमोक्रेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सोचें 100 करोड़ से ज्यादा लोग लोकसभा में एक साथ मतदान किए 2 महीने के अंदर। 100 करोड़ में यदि 70% भी वोटिंग हुई तो 65-70 करोड़ लोग वोटिंग किए। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब काफी कंटिनेंट की पूरी आबादी इतनी नहीं है। तो हमें इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम में आएंगे तभी तो सुधारेंगे। आप सिस्टम से बाहर रह के केवल कमियां निकालें, केवल हिंसा करें। नक्सलियों को सोचना चाहिए, हजारों ग्रामीणों की जान गई है। उन्होंने जो प्रेशर आईडी लगाया उसमें हर 10-15 दिन में सुनते हैं किसी का पैर उड़ गया, किसी का कुछ हो गया। काफी लोगों को मुखबिरी के शक में उन्होंने 15,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर रखी है। काफी फोर्सेस की 15,000 से 10,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। काफी नक्सली मारे गए हैं। तो इस खून खराबे से तो कुछ मिलना नहीं है। जितने बॉर्डर में टेररिस्ट अटैक नहीं, तो उससे ज्यादा तो मतलब यहाँ पे खत्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा खत्म हुए हैं। आप नक्सल समस्या में आप देखेंगे, और मतलब खराब बात यह है कि जो कमजोर है वही से मर रहा है। ग्रामीण पिस रहे हैं नक्सलियों के और इनकी जो फोर्सेस की जो आपस में ये जो अभियान चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी अपने सही और गलत में जानना पड़ेगा, और निश्चित रूप से चेंज आ रहा है। आने वाले समय में नक्सल समस्या निश्चित रूप से कम होगी। आपने मतलब एक मूवी देखा होगा न्यूटन, जो आया था राजकुमार और पंकज त्रिपाठी, उसमें मतलब बिल्कुल चुनाव जो बिल्कुल उसमें उन्होंने कांकेर में शूटिंग की थी, बालोद में शूटिंग की थी। अच्छा मूवी बनाया था उन्होंने। निश्चित रूप से पहले चीजें थी, चुनाव कराना आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं ऐसे इलाके जहाँ नक्सलियों का ही कंट्रोल है, लालगढ़ जा रहे हैं, वहां जाना, चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचें जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है वो जान को खतरे में डाल के वहां जा रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी की सक्सेस है कि हम वहां तक जा रहे हैं, मतदान करा रहे हैं। निश्चित रूप से कमियां हैं, मैंने कहा फोर्सेस में कमियां होंगी, प्रशासन में कमियां होंगी, लेकिन ये अपना देश है, अपना राज्य है, हम ही इस कमी को ठीक करेंगे। हम इस सिस्टम से कोई अच्छा सिस्टम भी देखा नहीं गया है। डेमोक्रेसी से हजारों साल से सभ्यताएं चल रही हैं। इससे अच्छा कोई सिस्टम तो सामने अभी नजर नहीं आता। इससे बेटर कोई है ऑप्शन ही नहीं, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। और हमें पिछले 75 वर्ष से आज़ादी के बाद सिस्टम अच्छी तरह चल रहा है, सरकारें बन रही हैं, नई सरकारें आ रही हैं, ये अपने आप में सफलता है। तो गवर्नमेंट का कुछ हाथ वाथ रहता है? आपको तो पता, आप तो वहाँ पूरा अपना मतलब कार्यकाल में। गवर्नमेंट की तो हर सरकार कोई नहीं चाहेगी किसी व्यक्ति की जान जाए। सरकारों की हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है, आसान सोल्यूशन तो होता नहीं है। आप देख सकते हैं तेलंगाना, आंध्रा में काफी नक्सलवाद था, कम हुआ। उड़ीसा में कम हुआ, महाराष्ट्र में कम हुआ। छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे जो पहले से घटनाएं कम हो रही हैं, पहले से नुकसान कम हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था जो जंगल का इलाका है, जहाँ माओवादियों का पहले पैठ बना ली थी उन्होंने, तो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। आप देखेंगे ये वेब की तरह है, स्पाइडर का वेब इतना बड़ा बन गया है, तो आपको एक एक करके उसको एक धागा निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम शहर में रह के हमें लगता हो कि समस्या सुधर नहीं रही है, समस्या निश्चित रूप से सुधर रही है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और सरकारें कोई भी हो, सब चाहते हैं कि
खून खराबा से किसी को फायदा नहीं है, सब चाहते हैं कि समस्या जल्दी सुधरे। काफी बार हम काफी क्रिटिक हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म भी, मैं कहा कोई भी जो चीजें बनाता है, मूवी बनाता है, तो वो थोड़ा बढ़ा के बनाता है, लेकिन चीजें तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर जो हमें सुधारना चाहिए। और सभी अधिकारी हो, नेतागण हो, तो हम भी सीख कि नक्सल एक नई समस्या थी छत्तीसगढ़ में, तो लोग कभी जानते नहीं थे उसके बारे में, तो कैसे उसको डील करना है वो भी नहीं पता था। धीरे धीरे करके सुधार रहा है और आने वाले समय में इसको हम पूरी तरह नक्सल मुक्त हो पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब जब उस टाइम वहाँ पे पोस्टिंग में थे तो शायद एक कैमरामैन का डेथ हुआ था। ये 2018 का चुनाव था, 30 अक्टूबर 2018 की बात है। एक दंतेवाड़ा में अरणपुर थाना है, वहाँ अति संवेदनशील एक नीलावाया गांव है, जहाँ पहली बार मतदान होने वाला था आज़ादी के बाद। तो दूरदर्शन की टीम वहाँ पर जा रही थी। दूरदर्शन की टीम के ऊपर हमला हुआ, जिसमें कई दूरदर्शन का कैमरामैन और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। बहुत ही दुखद घटना थी। मैं भी बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज है। जो वहाँ चुनाव कराने जाते हैं उनके लिए चैलेंज है, जो मीडिया पर्सनल जाते हैं उनके लिए चैलेंज है, पुलिस प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। काफ़ी लोगों ने शहादत दी है, मिट्टी वहाँ लाल हो गई है खून से। लेकिन निश्चित रूप से हर शहादत के बाद जो है एक नई सुबह आती है, और उन सब की शहादतें बेकार नहीं जाएंगी। माओवादियों से मैं अपील करूँगा, खून खराबा को छोड़ें। बातचीत ही हर चीज़ का हल है, और बंदूक के बल पे बातचीत नहीं हो सकती। उन्हीं का देश है, बंदूक रखें, बात रखें, और निश्चित रूप से जनता यदि उनके साथ है तो वो मतदान में उनसे मतदान कराएं, जीतें। वो भी माननीय विधायक, माननीय सांसद बन सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी लोग जो अलग विचारधारा के हैं वो भी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते हैं, पंजाब में चुनाव जीते हैं, कुछ लोग जेल से चुनाव जीते हैं। ये डेमोक्रेसी से सबसे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है कि हर विचारधारा के लोगों को, हर विचार के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जनता का यदि उन्हें समर्थन है तो माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि नक्सल्स भी हमारे लोग हैं, और जो इंडियन आर्मी के वो भी हमारे, मतलब दोनों हमारे लोग हैं। तो मतलब एक कॉमन आदमी के लिए सोचना मतलब मुश्किल आता है कि मतलब गलत क्या है, मतलब क्योंकि वो भी हमारे आदमी है, मर रहे वो भी आदमी, मार रहे वो भी हमारे आदमी है। दुनिया में बहुत चीजें ग्रे हैं, लेकिन कुछ चीजें थंब रूल हैं कि आपको किसी ना किसी कानून को तो मानना ही पड़ेगा, और हिंसा के बल पे अपनी बात आप नहीं मनवा सकते। आप अपने लोगों के खिलाफ रिवॉल्यूशन क्या लाओगे, और यदि आप रिवॉल्यूशन लाओगे तो एक अल्टरनेटिव सिस्टम आपका क्या है। माओवादी बस्तर के काफी गांवों में, इलाकों में पिछले 20 साल से रूल कर रहे हैं। वहाँ पे ना स्कूल्स हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ खेती हो पाती है, ना वहाँ शिक्षा पहुँच पाया है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। तो यदि ये व्यवस्था आप देना चाहते हो तो क्योंकि वो बेचारे जागरूक नहीं है, तो आपने ब्रेन वॉश करके उनको उनकी इस हालत पर आपने पहुंचा दिया है। जागरूकता की कमी के कारण, आपके हथियार के डर के कारण वो आपकी बात सुन रहे हैं। उनको भी कम से कम एक अच्छे स्वास्थ्य की तो अधिकार है, अच्छे खाने का अधिकार है, वो अपना आगे बढ़ने का अधिकार है। जो माओवादी नेता हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, खुद ब्रांडेड का जो है चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ग्रामीणों को उन्होंने उनकी स्थिति पर छोड़ दिया है। तो ये सब सोचने की बात है। क्या 20 साल में जो इलाके नक्सली कंट्रोल में हैं, क्या वहाँ की स्थिति बाकी जगह से अच्छी है, डेवलप्ड है कि नहीं, ये सोचने की बात है। और डेमोक्रेसी से मैं कहा इससे अच्छा सिस्टम कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, जेल से लोग सांसद विधायक बने हैं, और अलग विचारधारा के लोग बने, तो इनको भी चाहिए कि जनता के बीच आए, अपनी बात रखें, और जो है डेमोक्रेसी का पार्ट बने। आप ही मतलब मेरे को लग रहा है कि जिस टाइम आप थे उस टाइम मतलब नक्सल्स थोड़े कम हुए और लोगों के अवेयर हुए, क्योंकि आपने वो बहुत रोल प्ले किया वहाँ पे। बिल्कुल, लोन वराटू मैंने एक अभियान वहाँ पे लॉन्च किया। आपने बहुत सारे वो मतलब चलाए हैं। करीब 600 माओवादियों ने 1-1.5 साल के अंदर सरेंडर किया था। अभी भी लोन वराटू अभियान चल रहा है। 900 से ज़्यादा माओवादी सरेंडर किए, जिसमें कि हमने गाँव-गाँव जाके जो जिनके परिवार सदस्य माओवादी संगठन में चले गए थे, उनके घर में पर्चे लगाए हमने, घर वालों को समझाया हमने कि आपके अमुक रिश्तेदार के खिलाफ इतने अपराध हैं। जब वो गांव आते हैं उनको समझाएं, मुख्यधारा में लाएं। गोलीबारी में उनकी भी जान जा सकती है, उनके परिवार को नुकसान हो सकता है। मैंने कहा बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम अवेयरनेस भी फैलाएं, और एक तरफ जो लोग बात नहीं सुन रहे उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी करें। गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है जो मतलब सेंटर करते हैं उनको रैंक के हिसाब से 5 लाख, 1 लाख से लेके 50 लाख तक की इनाम राशि मिलती है, घर बनाने के लिए मिलता है, उनकी
नशबंदी हो गई तो उसका ऑपरेशन कराया जाता है, उनके बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है और उनको जो है हर महीने भत्ते मिलते हैं। तो बहुत तरह की स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स है, उनको ज़मीन दिया जाता है। काफ़ी अच्छी पैकेज है। इस पैकेज से जरूर उनका ज़िंदगी में सुधार आता है, वहाँ रह के बेघर भटक रहे हैं, लोग पे जुल्म ढा रहे हैं, यहाँ पे एक सम्मानजनक ज़िंदगी अपनी बता सकते हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई जब से आप मतलब IPS में तब से? पहले मैं भिलाई में मैं प्रोबेशनर था, वहाँ पे नेवई थाने में 3 महीने थाना प्रभारी था। वहाँ पे मैं महासमुंद गया, महासमुंद से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से कोंडागांव, कोंडागांव से जांजगीर, जांजगीर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद अभी कवर्धा। ये 8th 9 हाँ, इसमें 6 जगह एज SP है और बाकी जगह एडिशनल SP है, प्रोबेशनर। अच्छा, छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही लोग ऐसे नक्सल सोचते हैं, तो इसका आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक? बिल्कुल, जब सिविल दुनिया में था तो एम्स रायपुर 2012 में खुला था। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ अप्लाई कर दो, तो मुझे घर वाले डर गए, अरे रायपुर वहाँ तो नक्सल होंगे। जब पहली बार मैं छत्तीसगढ़ काडर में आया तो रायपुर में एयरपोर्ट उतरते ही मैं खिड़की से देख रहा था कि नक्सल कैसे दिखते हैं। फिर जब समय हुआ तब मालूम चला कि नक्सल तो बहुत छोटे से इलाकों में है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ नक्सलवाद नहीं है। निश्चित रूप से छवि जो है छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान कर रही है। एक इसका नुकसान टूरिज्म में हो रहा है, पर्यटक नहीं आते हैं डर से कि यहाँ पूरा राज्य में नक्सल होंगे। यहाँ पे जो बाहर की जो सर्विसेज की IT कंपनीज और बाकी है, उनके अंदर भी ये डर होता है। जो एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट के टाइम में डर होता है, एम्प्लॉयज नहीं मिलते कि वे वहाँ नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से काफ़ी लोग तो क्योंकि जब नक्सलवाद को हम खत्म कर पाएंगे तो लोगों का एक परसेप्शन चेंज होगा, तब बाहरी लोग आके छत्तीसगढ़ को देखेंगे, तब वो बताएंगे लोगों को, तो डर खत्म होगा। तो निश्चित रूप से नक्सलवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्दी इसे खत्म करने की आवश्यकता है। वहाँ के विलेजेस ग्रो हो रहे हैं जैसे कि यहाँ के कंपेयर में? ग्रो हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ग्रो के साथ साथ जब तक वो हथियारबंद नक्सली वहाँ घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने वेपन के डर के कारण बहुत लोग जो है उनके खिलाफ बोल नहीं पाते। बेगुनाह लोगों को पुलिस मुखबिर बोल के हत्या कर दी जाती है। निश्चित रूप से अभी भी समस्या है, समस्या कम हो रही है, उम्मीद है जल्दी खत्म होगी। बीच में एक फॉरेन से कोई टूरिस्ट आया था तो शायद वहाँ पे एडवेंचर के लिए मतलब कहीं पे गया तो शायद उसको पकड़ लिए थे, फिर बिल्कुल पकड़ लिए, कुछ दिन रखे, उसके बाद छोड़े। निश्चित रूप से इन इवेंट से जो है परसेप्शन और खराब होता है। वो गूगल पे चलता है, न्यूज स्टोरीज बनती हैं, इंटरनेशनल वाला पढ़ता है तो कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएंगे। बस्तर इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे वाटरफॉल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वैलीज हैं, लेकिन निश्चित रूप से केवल ये जो नक्सल का जो अभिशाप उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बाहरी लोग वहाँ नहीं आते हैं। उम्मीद है आने वाले समय में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और इसका भी सोल्यूशन जल्दी निकलेगा। तो सर आप UPSC का बताइए, मतलब क्या एग्जैक्टली? UPSC आप जानते हैं आप कौन से ईयर में किए थे प्रिपरेशन? UPSC मैंने 2011 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2012 का एग्जाम दिया जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ। पहला अटेम्प्ट मैंने 2011 का सिविल सर्विस दिया था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे IPS मिला। मैं तीसरा अटेम्प्ट मैंने दिया जब एज 30 से 32 हो गया था जनरल में, मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें फिर इंटरव्यू तक गया। UPSC पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। मैंने 3 एग्जाम दिया, तीनों बार अलग अलग चीजें चेंज हुई। जब 2011 में मैंने दिया तो CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पहली बार स्टार्ट हुआ था, वो पहला था। जब मैंने 2014 वाला CSE दिया तो पहली बार जो है ऑप्शनल 2 से घट के 1 हो गया था और GS के 4 पेपर हो गए थे। तो UPSC तैयारी में एक चीज तो है कि अनप्रेडिक्टेबल है, पैटर्न कब चेंज हो जाए। इवन सेम पैटर्न में आप देखें क्वेश्चन की स्टाइल चेंज होती रहती है, तो आपको हर अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। UPSC में दूसरी बात है कि UPSC एक लंबा साइकिल है। पहले आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं जिसमें अभी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनती है और CSAT में 33% नंबर लाना कंपलसरी होता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मिलाकर आता है। पेपर 1 में आधा 1 नंबर 2 नंबर पे कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है, आदमी छूट जाता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी UPSC में रैंक आती है, अगली बार इंप्रूवमेंट के देते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता। किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन को हम हल्के में नहीं ले सकते। प्रिलिमिनरी की तैयारी का अलग तरीका है, फिर मेंस एग्जाम आता है। मेंस एग्जाम में आज के दिन में एक ऐसे का पेपर होता है, उसके बाद आपका 2 ऑप्शनल का पेपर होता है और 4 GS के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इसमें GS4 जो है स्पेसिफिकली एथिक्स का पेपर रहता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट या इंटरव्यू कह सकते हैं, PA होता है।
मेंस के और पर्सनालिटी असेसमेंट के नंबर ऐड होते हैं। और आप समझ सकते हैं प्रीलिम्स और इंटरव्यू के बीच में गैप करीब 1 साल का रहता है। 1 साल? हाँ, यदि मार्च मई जून में यदि प्रीलिम्स होता है तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेंस होता है और फिर मार्च से लेकर मई तक इंटरव्यू चलता है। तो इतना बड़ा लंबा साइकिल किसी भी एग्जाम का इंडिया में नहीं है। और यदि मान लीजिए आप छूट गए तो फिर आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आया कुछ दिनों के बाद फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम रहता है। और ये तैयारी ऐसा है कि आपकी किस्मत अच्छी है, तैयारी अच्छी और पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है। अच्छी तैयारी वाले लोगों को भी कभी 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, कभी 3 लग जाते हैं, कभी 4 लग जाते हैं। तो इस तैयारी में मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता है। मेंटल स्ट्रांग बहुत हाँ, जरूरी है। ये कमजोर लोगों की तैयारी नहीं है, इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह का प्रीलिमिनरी आपका एमसीक्यू है, मेंस आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो आपकी एमसीक्यू पे पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए प्रीलिमिनरी निकालने के लिए, और आपकी राइटिंग स्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए आपका मेंस निकालने के लिए। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन को समझना, टाइम में लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग होना, एक अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी मैंने देखा है जो बड़े इंस्टीट्यूट्स के आईआईटी के टॉपर्स रहे हैं, एम्स के टॉपर्स रहे हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हैं, उनको भी यूपीएससी में काफ़ी मुश्किल आई है, यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे एक अलग टेक्निक चाहिए। उसको आपको सिलेबस को समझना और एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों को तुरंत रियलाइज करके करेक्टिव मैकेनिज्म सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टाइम में ख़त्म करना, फटाफट सोचना, फटाफट लिखना, वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। क्योंकि निश्चित रूप समझ सकते हैं आप 12 से 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6-7 लाख लोग प्रीलिमिनरी देते हैं। तो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में है, वैकेंसीज कम है। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम से सबसे कम वैकेंसीज हैं। यदि आप सीए का देखेंगे, लॉ का, क्लैट का देखेंगे, नीट का देखेंगे तो सीटें हजारों और लाखों में है। यहाँ वैकेंसीज केवल सैकड़ों में है, 400, 500, 700 ऐसे वैकेंसीज है। तो और आपको लगातार लगे रहना पड़ता है। आपको सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, जिससे कि आप जब आप निगेटिव में हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। अच्छे 2-3 दोस्त हो जो साथ में तैयारी कर रहे हो, कोई आपको कुछ पढ़ा सके, आप उसको पढ़ा सकें, कुछ नोट्स शेयर कर सकें, नोट्स बना सकें, एक दूसरे को मोटिवेट करके रख सकें। क्योंकि ये सबसे लंबी तैयारी है, टेस्ट मैच की तरह है। जो T20 टाइप खेलने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और लेकिन निश्चित रूप से कहा कि जब हम तैयारी करें तो बहुत लोग तो तैयारी करने से पहले ही परेशान है, फिर मैं ये भी कर लूं क्या, मैं वो भी कर लूं क्या। जब आप पूरे फोकस के साथ तैयारी करेंगे तभी आप निकल पाएंगे। आधी पाधी तैयारी के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकालना संभव नहीं है। ये एक डेडिकेटेड तैयारी है, एक जीवन शैली की तरह है। आप 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, पहले भी निकल सकते हैं, समय भी लग सकता है। आप कितने घंटे पढ़ जाते हैं? मतलब मेरा हमेशा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी जो है आप मान के चलें करीब 3000 घंटे की कम से कम तैयारी चाहिए। तो कुछ लोग 300 दिन में भी करते हैं, 1 साल में भी 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कवर कर लेते हैं। 3000 घंटों से कम में निकलना काफ़ी मुश्किल है। कुछ लोग निकल पाते हैं जिनके 10th तक के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोग हैं जो जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है वही ऑप्शनल उन्होंने रखा हुआ है, ग्रेजुएशन के टाइम से उन्होंने तैयारी की हुई है, नोट्स बना रखे हैं, तो हो सकता है वो कम तैयारी से भी निकल जाए। इम्पॉर्टेंट है कि आपके रिसोर्सेज बैक हैंड क्या हैं। जैसे मेरा मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी दोनों अपने ऑप्शनल थे, तो मुझे उसमें बहुत कम समय लगा। मेरे भाई तैयारी कर रहे थे, थोड़ा डिस्कस करके मैंने जनरल स्टडीज कवर कर लिया। तो आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। क्योंकि मेरा मैथ और कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी अच्छा था तो मुझे सीसैट की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जिनके मैथ्स के बेसिस कमज़ोर हैं उनको उसके लिए भी 400-500 घंटे लगाने पड़ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका रिजर्व कैसा है पीछे का, फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, आपकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, आपका अटेंशन फोकस कैसा है। काफ़ी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जॉब की टेंशन लेके तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऑफिस का, तो फिर वो नहीं चीज़ों को फोकस बहुत ज़रूरी है। अटेंशन, कंसंट्रेशन आपका कैसा है। तो कोई भी तैयारी के लिए कोई फिक्स रूल्स नहीं हो सकते, हर आदमी अलग है। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस करनी पड़ेगी। कैसे कौन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको गाइडेंस, कोचिंग कर सकते हैं। सैलरी कितना होता है आपके मतलब आईपीएस? सैलरी सारे क्लास 1 ग्रुप ए सर्विसेज की कॉमन रहती है, 56,100 बेसिक
प्लस अब भी 50% डीए है, तो करीब आपका 80-85,000 से स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते जाते हैं, जो मैक्सिमम जो इंडिया में जो पे होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, जो अभी 2,50,000 बेसिक पे है, प्लस डीए अलग होगा। हमारे यहाँ डीजीपी सर और बाकी लोगों की जो चीफ सेक्रेटरी की 2,25,000 बेसिक जो है फिक्स बेसिक है। तो आप समझते 56,000 से लेकर 2,25,000 तक पहुँचते हैं। सैलरी आपके ज्वाइन करने से एंड ऑफ करियर में करीब 4 टाइम्स होती है। सैलरी के साथ प्रिविलेजेज काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको शासकीय आवास मिलता है, शासकीय गाड़ी मिलती है, आपके साथ जो है सुरक्षा के लिए गनमैन रहते हैं, आपके साथ आपकी वर्दी और बाकी चीज़ों के लिए अर्दली दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से मतलब गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ों का आपका ख्याल रखती है। आपके लिए साल में एक बार घूमने के लिए लीव ट्रैवल एलटीसी मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन है। लेकिन जैसे बाकी जो रुपये सर्विसेज हैं वैसे ही बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आईएएस और आईपीएस में क्या है कि आप जनता के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, तो वो सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर रेस्पेक्ट है। तो आप जो इनटेंजिबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं टेंजिबल से ज़्यादा। निश्चित रूप से किसी को पे के लिए गवर्नमेंट जॉब में नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में पे की हमेशा समस्या रहेगी, क्योंकि आप उसको प्राइवेट से कंपेयर नहीं कर सकते। जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे फ्रेंड डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, सीए हैं, वो एक एक क्लाइंट का जो है वो 8 लाख 10 लाख उनकी फीस रहती है। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड डॉक्टर्स हैं 5 लाख 6 लाख एक ऑपरेशन का लेते हैं। तो भाई हर लाइफ की हर चीज़ का अपना बेनिफिट है अपना, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर है प्रशासन का। चैलेंजिंग है ज़रूर, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस आज के दिन ज़्यादा है, स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को समझना और उनकी चीज़ों का निराकरण करना। डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुँची है, लोगों की अपेक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं, लोग एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ी है। तो निश्चित रूप से एक करियर है जो आप सोच के आना चाहिए। छोटी जगह से आपको काम करना पड़ सकता है, ट्रांसफरेबल जॉब है। काफ़ी बार घटनाएं हो सकती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल आपके हों, आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया जा सकता है इधर से उधर, आपसे परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मतलब यदि आप काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको समाज तक भी बात जाती है, नेताओं तक जाती है, मीडिया तक जाती है, अधिकारियों तक जाती है, और हर काम का रिवार्ड हर व्यक्ति को किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। अब सबसे मेन चीज़ और पूछते हैं हम लोग, जैसे कि बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मतलब रिश्वत मिलता है, तो मतलब एग्जैक्टली मतलब आईपीएस को जैसे बोलते हैं जो हायर लेवल जैसे कि आईएएस आईपीएस, तो लोग रिश्वत ले भी ना तो भी लोग ऐसे कि जो होते हैं जो बड़े बड़े टेंडर जो लेते हैं लोग छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। तो ये सब देखिए क्या है कि करप्शन तो हर लेवल का गलत है। अब हो सकता है करप्शन को लोगों ने ग्रीडिंग कर रखी होगी, कि जो परेशान करके लेते होंगे, जो खुद छोड़ते हैं। बात आपने कही, लेकिन करप्शन हर तरह का गलत ही है। गलत ही है। हर आदमी का अपना एक मोरालिटी है, एक मोरल कंपास है, लेकिन आदमी को करप्शन से बचना चाहिए, क्योंकि जब आदमी फंसता है तो जबरन वाला भी फंस सकता है, जो छोड़ के गया तो भी फंस सकता है, और खुद के लिए गलत है, क्योंकि आप जिस रोल मॉडल हैं, हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, समाज में लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यदि आप करप्शन सोच के गवर्नमेंट सर्विस में आ रहे हैं, निश्चित रूप से गलत सोच के साथ आ रहे हैं, हो सकता है जल्दी परेशान हो जाए, क्योंकि समाज में जो बातें फैलती हैं वो हमेशा सही नहीं फैलती, वो एक्सट्रापोलेट होके फैलती हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग जो है सर्विस में आके फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यदि आपकी अपेक्षाएं नेगेटिव हैं तो आप निश्चित रूप से इतना डिफिकल्ट जॉब करने में आपको मुश्किल आएगी। क्योंकि मैंने कहा हर आदमी का मॉरल कंपास है। यदि आप कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे जो पेपर लीक कर रहा है वो भी छोड़ के जा रहा है, तो मतलब ये आपका मॉरल कंपास है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन जो भी चीज़ गैर कानूनी है, यदि वो आप कर रहे हो तो आपको कोई कंसिक्वेंस के तैयार रहना चाहिए। कभी कंसिक्वेंस होंगे तो आप उसके लिए फंस सकते हो। गवर्नमेंट जैसे कि जो विधायक होते हैं वो सब ऐसे बोलते हैं कि मतलब आईपीएस प्रेशर डालते हैं, तो ऐसे मतलब ये रियल लाइफ में होता है क्या ऐसे? जस्ट प्रेशर 2-3 तरह की चीज़ों का प्रेशर, एक प्रेशर है लीगल चीज़ों के लिए, एक प्रेशर है जैसे मान लीजिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, जो उनकी काम फैसिलिटेट करना है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनके पास पहुंचती है, जनता की अपेक्षा है, वो अपनी बात रखते हैं। आज के टाइम में सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो अपनी बात रखेंगे, आपको प्रेशर तो सही, मीडिया अपनी बात रखना चाहती है,
नेतागण अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि हम सही चीज को सही ढंग से समझाएं तो सब तक बात पहुंचती है, और हर संस्था एक दूसरे का सम्मान करे तो सबके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि हम यदि नेतागण को सम्मान नहीं देंगे, उनकी सम्मान को चोट होगा, वो हमारी सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे पद की गरिमा जाएगी। यदि हम एक दूसरे को ससम्मान दें तो हर पद की गरिमा रहेगी, और शासकीय एजेंसी की गरिमा बची रहेगी, तभी तो शासकीय काम हो पाएगा। क्योंकि हम हमेशा शासकीय लोगों को गलत चश्मे से देखें, वो गलत है। आपने देखा कोरोना के टाइम में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कितना काम किया, सफाई कर्मियों ने कितना काम किया, पुलिस ने कितना काम किया। तो अभी भी यदि एक दिन के लिए पुलिस हड़ताल पे चले जाए तो आप देश की समाज की कल्पना नहीं कर सकते हो। हर जगह लूटपाट हो जाएगी, सब चीज लोग लूट लेंगे, कोई किसी के दुकान में घुस जाएगा, कहीं बलात्कार शुरू हो जाएगा, कहीं आगजनी शुरू हो जाएगी। तो पुलिस एक जरूरी संस्था है। पुलिस का काम गोलकीपर की तरह है। हम 100 गोल बचाते हैं तो लोगों का ध्यान नहीं रहता, एक गोल हो जाता है तो लोग को याद करते हैं, इसके कारण हम हार गए। एज ए प्रोटेक्टर, मतलब पुलिस का जो है एक कवच की तरह है समाज में। दुनिया भर में इतनी सभ्यताएं आई हैं, एक भी संस्था है सभ्यता ऐसी नहीं है जहां उन्होंने पुलिस नहीं बनाया किसी न किसी फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वे में हो पुलिस रहती है। क्योंकि आदमी इनहेरेंटली जो है डर के कारण क्राइम से रुकता है, वो भी एक थ्योरी है। तो कोई हमें देखने वाला ना हो तो हर आदमी अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ अपराध में व्यक्त हो जाए। सही। तो और समाज के लोग ही पुलिस में आते हैं, पुलिस के लोग कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं है। ये समाज के लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं जो पुलिस में भर्ती होते हैं, पुलिस में काम करते हैं। आपका मतलब आपने जब आईपीएस क्रैक किया होगा, फिर तो आपका ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद या लबासना कहाँ पोस्ट में? 3 महीने की कॉमन फाउंडेशन कोर्स लबासना में था, और उसके बाद हमारी 11 महीने की बेसिक कोर्स ट्रेनिंग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में था। और फिर राज्य में हमारी 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग है, 2 साल की टोटल ट्रेनिंग होती है। आपकी मैरिज कौन से ईयर में हुई? मेरी मैरिज हुई 2010 में हुई है, और मैं 2012 में तैयारी की 12 एग्जाम। शादी के बाद तो डिस्ट्रैक्शन था कि मतलब शादी के बाद ऐसे कि शादी के पहले एक लाइफ डिस्ट्रैक्शन था कि उसके बाद का लाइफ डिस्ट्रैक्शन? ज्यादातर लोगों को तो मेरी सुझाव है शादी के पहले तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप फ्री रहते हैं, जिम्मेदारियां आप पे कम होती हैं, प्रेशर आप पे कम रहता है। शादी के बाद अलग चीज है। शादी को मेरी पत्नी भी डॉक्टर थी, एक फील्ड के थे जो समझते थे, अंडरस्टैंडिंग। पत्नी से मुझे सपोर्ट था, वो भी मेडिकल साइंस में ऑप्शनल था, तो पत्नी भी डॉक्टर है तो उसमें भी मदद मिल गई। मैंने कहा कोई फिक्स रूल्स नहीं है, लेकिन हमेशा मानना है जितने कम उम्र में आप तैयारी करेंगे उतनी आपकी लायबिलिटीज कम रहेंगी, उतना एनर्जी आप में ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब बाद में तैयारी शुरू करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, आपने कुछ पैसा कमा लिया होता है तो रिजर्व रहता है आपके पास, कुछ टाइम आप घर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने कमाए हुए पैसों से तैयारी कर सकते हो। तो आपको तो फिर आपकी वाइफ ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया होगा? वाइफ ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और मैं खुद भी 2006 से डॉक्टर रहा हूँ, तो 7-8 साल की मेरी अपनी सेविंग थी, पत्नी की सेविंग थी, तो मैंने कहा फायदा उसका रहता है। जब लेट शुरू करते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। आपने लाइफ के स्टेज में मतलब प्रिपरेशन किया तो मतलब उस स्टेज में तो आपको मतलब तो सपोर्ट आपकी वाइफ ने किया होगा, मतलब आपको उस टाइम तो अपने पापा से परमिशन की कोई जरूरत था ही नहीं? मैं फाइनेंशियली ये था, लेकिन नीचे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही एग्जॉस्टिंग तैयारी है, और मेरा एक स्टेबल करियर था। कभी भी आप स्टेबल करियर को छोड़ते हैं तो शुरू में एक स्ट्रेन तो रहता ही है, और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर प्रेशर रहता है परफॉर्म करने का। कोई भी एग्जाम जब तक आप निकाल ना लें कोई एग्जाम आसान नहीं होता। 8 साल 9 साल बाद तैयारी शुरू करना अपने आप में एक मुश्किल काम रहता है। पढ़ाई का एक बैठने का लिखने का एक स्टूडेंट लाइफ में आना, एक प्रोफेशनल लाइफ से वापस स्टूडेंट लाइफ में घुसना आसान नहीं होता। यूपीएससी इतनी डाइवर्स एग्जाम है कि इसमें न्यू कमर, ओल्ड कमर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, साइंस, कॉमर्स, आर्ट ग्रेजुएट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लोकल लैंग्वेजेस, सबके स्टूडेंट्स के लिए जगह है जिसमें एक जीवटता हो तैयारी करने की, मेहनत करने की। सब निकल सकते हैं, कोई लाइब्रेरी। बस ये है कि आपको जो सही तरीका है वो आना चाहिए, और जो नेसेसरी टाइम है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि नीट है, वो नीट से कंपेयर करो यूपीएससी को, तो मतलब नीट से कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना गुना? यदि आप गुना तो कहना आसान नहीं, क्योंकि नीट में फायदा क्या है, नीट में भी बड़े कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, वैकेंसीज कम है।
यदि आपको एम्स दिल्ली जाना है तो पहले 40 के अंदर ही रैंक लानी पड़ेगी, तो वो भी मुश्किल है। अंडर 40। हाँ, हर एग्जाम का तरीका अपना अपना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितना आसान है, कि T20 वर्ल्ड कप जितना आसान है, कि वनडे वर्ल्ड कप जितना आसान है। हर चीज के लिए आपको अलग सेट ऑफ प्लेयर्स चाहिए, सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। यूपीएससी में क्या है, क्योंकि मल्टीपल स्टेज है तो आपको लंबी तैयारी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग आदमी चाहिए, राइटिंग स्टाइल अच्छी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छा चाहिए, आपको जो है डाइवर्स फील्ड की नॉलेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नीट स्पेशलाइज तैयारी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आपको साइंटिफिक तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, बहुत सा डाइवर्स नॉलेज चाहिए। तो दोनों एक अलग सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। इंडिया में किसी भी एग्जाम में आपको सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक लाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। आजकल यूपीएससी और नीट रैट रेस हो गया है, तो मतलब आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मतलब बात देखिए, जब आबादी बढ़ेगी, एस्पिरेंट ज़्यादा होंगे, संख्या ज़्यादा है तो चूहे की तरह दिखेगी। लेकिन एग्जाम का जब तक आप बिना पैटर्न समझे, उसकी एनालिसिस किए, यदि आप सीधा रैट रेस में घुसेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। काफी लोगों को मैं देखता हूँ यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, ना उनको सिलेबस का पता है, ना उनको एग्जाम के पैटर्न का मालूम है, केवल कोचिंग में नाम लिखा लिए, कोचिंग जा नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम का दिन आएगा, उनकी किस्मत जागेगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। काफी तैयारी करने वाले लोग में कुछ छूट सकते हैं, बिना तैयारी वाला सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं। तो निश्चित रूप से कड़ी मेहनत जो है बेसिक हॉलमार्क है किसी भी तैयारी की। किस्मत इसमें कुछ रोल प्ले करती है? जिंदगी किस्मत है। हम मान लीजिए एग्जाम के दिन बीमार पड़ गए, एग्जाम के दिन आपका एक्सीडेंट हो जाए, किस्मत। जब आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो कुछ आपने 40 एमसीक्यू में 2 ऑप्शन में टिक मारा, किसी का 22 सही हो सकता है, किसी का 18 सही हो सकता है। आपने कोई चीज पढ़ा, आपने 20 टॉपिक्स के नोट्स बनाए, उसमें से किसी के 2 क्वेश्चन में से आए, किसी के 3 क्वेश्चन आ गए, वो भी किस्मत की बात। आपका जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे चले गए, तो लाइफ ही किस्मत है। किस्मत, लेकिन वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, और तैयारी वालों को ही डेस्टिनी मदद करती है। हम केवल डेस्टिनी के भरोसे रहेंगे तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये है कि हर एग्जाम का पैटर्न अलग है। जैसे आप देखेंगे जेई एडवांस है आईटी का, उसमें क्या है कि स्कोरिंग काफी कम होती है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं। यूपीएससी में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है और राइटिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, जो एग्जाम पेपर चेक कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग में मैच करती है कि नहीं करती है। तो यूपीएससी थोड़ा सा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू नीट और जेई एडवांस। जेई एडवांस और नीट जो है वो साइंस बेस्ड है, साइंस बेस्ड पे हर चीज सही गलत होता है। ह्यूमैनिटीज में कोई चीज सही गलत नहीं होता, किस तरह सही कर सकते हैं उसको, और कौन सा बेटर वे है। बेटर हर आदमी का तरीका अपना है, पढ़ने वाले का तरीका, चेक करने वाले का तरीका अलग है। तो ये एग्जाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल जाता है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन सेल्फ किए थे या फिर मतलब कोचिंग? मैं सेल्फ स्टडी, दोनों ऑप्शन मेरे अपने थे और मेरे दोनों भाई तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो आप उनसे इंस्पायर हो गए? जनरल स्टडीज में छोटा भाई से अपना डिस्कस करता था और पढ़ा करता था, लेकिन कोचिंग का फायदा है, मेरी अपनी पर्सनल में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी के समझ में आने से। मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे इकोनॉमिक्स के टर्म समझने में मुश्किल आती थी, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, लिक्विडिटी इक्विटी क्या है, डेट क्या है, वो चीजें नहीं थी मेरे लिए। तो उसमें डिस्कस करने से यदि आपको गाइडेंस मिलता जल्दी आप कर लेते हो। वैसे ही चीजें, मान लीजिए ज्योग्राफी है, बहुत लोग समझ नहीं आ रही, तो कोई गाइडेंस लेने में कोई नुकसान नहीं है। काफी ह्यूमैनिटीज के लोग हैं जिनके लिए साइंस टेक्नोलॉजी नया है, बायोटेक्नोलॉजी नया है, वो पढ़ के समझ नहीं पा रहे। तो रटने से अच्छा है कि वो समझे, कहीं पे गाइडेंस ले। तो अपने को बिल्कुल स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग भी गाइडेंस है एक तरह की। सालों साल जिन्होंने पढ़ाया है वो पैटर्न को समझ पाते हैं, पैटर्न कैसे बदल रहा है उसको समझ पाते हैं। हम काफी बार अपनी चीज की गलती खुद नहीं निकाल पाते हैं, जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वो आपको बताते हैं न्यूट्रल वे कि आपकी ये कमी है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि बार बार एग्जाम दिए जा रहे हैं, बार बार मेरिट पे कम आ रहे हैं, लेकिन गलती समझने को तैयार नहीं। काफी बार क्या होता है अपनी गलती खुद निकालना मुश्किल है, तो आप गाइडेंस लेते हैं तो
हाँ सर, आपका इंटरव्यू का कोई मेन क्वेश्चन बताओ, जो जैसे कि 2 बार रिजेक्ट हो तब आपको कौन सा लगा कि मतलब इस क्वेश्चन से मैं रिजेक्ट हूँ शायद, आप 2 बार मैं रिजेक्ट। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। पहली बार मैंने दिया तो आईएमजी खान सर का बोर्ड था, तो मुझे 300 में केवल 97 मार्क्स मिले। एमजी खान सर बोल तो समझ नहीं पाया मैं। हमारे यूपीएससी में क्या होता है, बोर्ड होता है, हम्म। बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं, और साथ में 5-6 मेंबर्स रहते हैं। नंबर्स होते हैं। कोई मेंबर साइकोलॉजी की फील्ड का होता है, कोई मेंबर टेक्निकल फील्ड का होता है, कोई मेंबर जो है अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं, काफी रेप्यूटेड लोग रहते हैं, और एक यूपीएससी मेंबर जो है वो चेयरमैन होता है। अच्छा। तो जब मैंने पहला बोर्ड दिया था तो आईएमजी खान सर वो चेयरमैन थे बोर्ड के। और दूसरा मैंने जब इंटरव्यू दिया तो रजनी राजदान मैडम थी, हरियाणा कैडर की रिटायर्ड आईएएस, वो मेंबर थी, चेयरपर्सन थे। तो पहले इंटरव्यू में मैंने देखा कि मैं खुद के लिए कन्विक्शन मेरे अंदर नहीं था कि मैं क्यों सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ। सबसे पहले बोर्ड यही जानना चाहती है कि आप क्यों आना चाहते हैं। जैसा पहले आपने पूछा कि कोई करप्शन के कारण तो नहीं आना चाहता। नहीं, तो मैं बस आपसे सवाल पूछ रहा था। बोर्ड भी जानना चाहती है कि ऐसे लोग आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, हाँ। वो आप अपने स्टेबल करियर को क्यों छोड़ के आना चाहते हो, अचानक मेडिकल से यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो उन चीजों को मैं ठीक तरह से अपनी बात रख नहीं पाया। पहली बार पहला इंटरव्यू था तो मैं ज्यादा नॉलेज शो करने में था। वो इंटरव्यू नॉलेज के लिए नहीं, नाम ही इसका पर्सनैलिटी असेसमेंट है। वो आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं कि आप ग्रामीणों के लिए फेस्टिविटी कैसी है, डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए फेस्टिविटी आपकी कैसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, सेकुलरिज्म हुआ, सोशलिज्म हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, उसके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, आप कैसे लोगों को गाइड कर सकते हैं। जो इंटरव्यू एक सिविल सर्वेंट आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। तो दूसरा इंटरव्यू मैंने दिया तो पहले इंटरव्यू में 97 आने का क्या कमियां रह गई, क्यों मैं नहीं कर पाया। जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो पर्सनैलिटी असेसमेंट गाइडेंस कराते थे, उनके कुछ लोगों से बात की मैंने, उन्होंने गाइड किया कि क्या इंटरव्यू बोर्ड चाहता है। क्योंकि सिविल सर्विस का इंटरव्यू बहुत अलग है। आप मेडिकल का इंटरव्यू देते हैं, आप कुछ जॉब के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में कोई इंटरव्यू देते हैं, वहां पे वो एक एंटरप्रेन्योर या एक वर्कर ढूंढ रहा है। क्योंकि यूपीएससी एक आपको सिविल सर्वेंट जो बहुत ही कम दिनों में आपको लीडरशिप पोजीशन मिलने वाली वैसा व्यक्ति ढूंढ रहा है। प्राइवेट जॉब में कोई इंट्रोवर्ट बंदा भी काम कर सकता है, सिविल सर्वेंट में इंट्रोवर्ट व्यक्ति को बहुत मुश्किल आएगी। आपको अपनी बाध्यता को आपको फेस करना ही पड़ेगा, समझाने में भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को फेस करना ही पड़ेगा। तो यूपीएससी इंटरव्यू भी एक स्पेशलाइज इंटरव्यू है, जिसमें कि आपको समझने की जरूरत है, इंटरव्यू के क्या रिक्वायरमेंट्स है जानने की जरूरत है। आपका जो आपके एजुकेशन, आपके हॉबीज, आपके जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होती है, वो फॉर्म बोर्ड के सामने होता है, फॉर्म में क्या क्या एंट्री है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। निश्चित रूप से पूरा यूपीएससी एक स्पेशलाइज तैयारी है, प्रिलिमिनरी हो, मेन हो या इंटरव्यू। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू सुधारा नहीं जा सकता, पर्सनैलिटी है कैसे चेंज होगी। आप देख सकते हैं 97 से 234 की सफर थी, तो इंटरव्यू में भी मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं। अब उनके लिए इंस्पिरेशन है जो ये बोलते हैं। हाँ, काफी इंटरव्यू में सुधारा नहीं जा सकता है, सब चीज सुधारा जा सकता है, वो एग्जाम ही है। एग्जाम को आप समझेंगे तो जरूर सुधार करेंगे, अपनी गलती पहले समझेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे तो सुधारा जा सकता है। हाँ सर, बिहार में ज्यादातर मतलब आईएएस वहीं से निकलते हैं, आईएएस आईपीएस, तो उसके बारे में आपको क्या ओपिनियन है? बिहार में पहले काफी ज्यादा आईएएस आईपीएस सिविल सर्वेंट निकला करते थे, 70s और 80s तक देखेंगे, अर्ली 90s तक। अब थ्रू आउट इंडिया से लोग निकल रहे हैं। बिहार में लोगों की एस्पिरेशन ज्यादा है सिविल सर्विस को लेके, क्योंकि आप देखेंगे जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में स्टार्ट हुआ वो आपका बंगाल बिहार से आगे बढ़ा। तो लोगों ने वहाँ पे रॉ ब्रूट पावर की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की, तो लोगों के एक सोसाइटी के अंदर एक कल्चर भी होता है, किस चीज को वैल्यू देते हैं। वहाँ लोग सिविल सर्वेंट्स को काफी वैल्यू देते हैं। समाज में हम जो चीज सुनते हैं उसी को देख के हम आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि जो बिहार के लोग हैं, फैमिली में बातें होती है कि बड़े हो क्या बनोगे, कलेक्टर बनोगे, ये चीजें बच्चों के दिमाग में शुरू से इंग्रेन्ड रहती है। और यही कारण है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर कम होने के बावजूद, थोड़ा पिछड़ापन होने के बावजूद भी अभी भी सिविल सर्विसेज में काफी बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। इतने रिसोर्स क्रंच होने के बाद भी छोटे छोटे जगह से बच्चे निकल रहे हैं और इतने डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। कि इंग्लिश की कमजोरी होने के कारण, हिंदी माध्यम होने के कारण भी लोग अपनी मेहनत से जो यूपीएससी की सफर तय कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने मूवी देखा था 12th फेल में, जिसपे मतलब इंग्लिश और हिंदी को देख के थोड़ा मतलब बताया, तो उस पर क्या ये मतलब यूपीएससी में ऐसा? देखिए, कुछ चीजें तो हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज मिलना ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं आज के दिन में जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं,
साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें इंग्लिश मटेरियल आसान है, जो न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। आप तो निश्चित अब जो काफ़ी सारा मटेरियल में आप देखेंगे करंट अफेयर्स हो कुछ को इंग्लिश में मिलना आसान है, काफ़ी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की है, वो हिंदी माध्यम में उसको उसी को हिंदी में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप तो वो चीज़ें निश्चित पड़ती हैं। और दूसरी बात क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन की जब से स्टूडेंट्स पढ़ने स्टार्ट हुए, आईटी से लोग, एनआईटी से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेजेस से, बड़े लॉ इंस्टीट्यूट से, ज़्यादातर लॉ इंस्टीट्यूट में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, मेडिकल में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, आईटी में इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो टेक्निकल स्टूडेंट्स जब से आने शुरू हुए तो अब क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है पिछले 15-20 साल में, अच्छे लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, अच्छे आप जो बड़े यूनिवर्सिटीज होंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ लोग तैयारी कर रहे हो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम है। तो जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़ी है। ये कहना गलत होगा कि हिंदी माध्यम के खिलाफ कुछ है लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि आपको कंपटीशन तो सबसे है, तो आपको जब तक आप उनसे अच्छा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आंसर शीट में तो किसी का नाम नहीं रहता, यदि क्वालिटी यदि अंग्रेजी माध्यम वालों की ज्यादा रहेगी आंसर शीट में तो वो प्रीडोमिनेटली ज्यादा होंगे। तो निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के लिए चैलेंज है, लेकिन अभी भी हर साल सैकड़ों हिंदी माध्यम के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और ये कहना गलत है किसी के खिलाफ कुछ है। लेकिन यदि आपकी मैथ्स कमजोर है, सीसैट कमजोर है, तो आपको अलग से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सीसैट का काफी विरोध हुआ, लेकिन बाद में पहले उसके मार्क्स जुड़ते थे प्रिलिमिनरी में, अब वो केवल 33% क्वालिफाइंग हो गया। लेकिन यदि आपने 10th तक मैथ्स अच्छा पढ़ा है, आपकी उसको पकड़ है, तो आप जल्दी निकल जाएंगे, नहीं है तो आपको समय लगेगा। ऐसी राइटिंग आपको पहले से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, आप करंट अफेयर जानते हैं, कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई माध्यम डिटरेंट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे नजर आते हैं वो, तो उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करके उनको आगे बढ़ना पड़ता है। सर आपको मतलब कौन से पार्टी को आप मतलब सपोर्ट करते हो? पॉलिटिकल पार्टी तो क्या है, क्योंकि हम सर्विस में हैं, सरकारें आती हैं बदलती हैं, और इसीलिए इंडिया में सीक्रेट बैलेट किया गया है। जब तक आप राजनीति में ना हो तब तक सरकारी व्यक्ति को अपनी, और इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स को भी वोट देने का अधिकार है। हम भी सीक्रेट बैलेट में जाते हैं, मतदान करते हैं, फिर पार्टी का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि हमें न्यूट्रलिटी के साथ काम करना होता है, तो ये बोलना सही नहीं है। लेकिन पहले भी कहा कि इससे अच्छी डेमोक्रेसी हमें नहीं मिल सकती, हमें प्राउड होना चाहिए अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर, और सभी लोगों की मेरी अपील है कि वो भी मतदान जरूर करें। काफ़ी बार देखा जाता है शहरी लोगों में मतदान में थोड़ी अपैथी रहती है, लोग छुट्टी समझ लेते हैं, धूप के कारण नहीं जाते, कभी बारिश के कारण नहीं जाते। जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए। आप कोई आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कानून को हमें फॉलो करना चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना। अभी सर कुछ महीने पहले यहाँ पे शायद कुछ मतलब मर्डर हुआ था, तो शायद तो यहाँ पे बुलडोजर मतलब ऐसे के घर से तोड़ दिया, तो ये मतलब सही कि गलत है या फिर क्या? कानून हर चीज के लिए बना हुआ है। किसी ने यदि कोई संपत्ति इलीगल बनाई है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनाई है, तो शासन को उसको तोड़ने का अधिकार है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बेकसूर का ना टूटे और किसी मतलब शरीफ व्यक्ति का ना टूटे। जिसने जैसा किया है कानून के हिसाब से उसको सजा देने का अधिकार है। ये तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रशासन करती है, पुलिस नहीं करती। पुलिस को काम तो जिन्होंने गुनाह किया है उनको पकड़ के न्याय के सामने उनको कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना, कोर्ट में उनका। तो आप इसके सपोर्ट में हो कि अगेंस्ट में? मेरा हमेशा मानना है कि यदि किसी ने गंभीर अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जिन्होंने कानून का मजाक बना रखा है, बार बार जो अपराध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमें सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। वो कार्रवाई कानून के अंदर हो, लेकिन सख्ती से हो, जिससे इनके अंदर एक डर आए। और हमें ये भी देखना है कि इनके परिवार को नुकसान ना हो, जो क्रिमिनल है उसको नुकसान हो, और एक समाज में एक मैसेज जाए कि जो आदमी गलत करेगा शासन उसके ऊपर पूरी सख्ती से कार्रवाई करे। सर जैसे कि आप जब भिलाई में थे तब आप ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को जैसे वीडियो बनाते थे, मतलब आप जब एक्शन लेते थे तब मीडिया आती थी, तब ऐसे सोचते लोग ये सोचते कि आप वीडियो बनाते थे, तो मतलब उस पर आपका क्या ओपिनियन, मतलब लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हो? मतलब हमें ये भी देखना है कि हम लोगों की प्राइवेसी को हैम्पर ना करें,
लेकिन इसीलिए हमने किसी के घर पे जाके रेड नहीं किया। नहीं क्या। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आकर कानून को तोड़ रहा है तो वो तो प्राइवेट हुआ ही नहीं, प्राइवेट तो पब्लिक हो गया। पब्लिक हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को पब्लिकली डिप्लोर करना चाहिए। सही है, सही है। और यदि वो कानून से डर ही रहा है, वो क्यों सड़क पे आके उल्टे पुल्टे काम कर रहा है नाम करने के लिए दोस्तों। यदि अब उसका कैमरे में आ रहा है तो उसकी बदनामी हो रही है, तो वो डर से वो इस तरह के काम नहीं करेगा। और पीपल अवेयर भी हो रहे हैं। बिल्कुल लोग अवेयर हो रहे हैं एक तरफ लोग, और आप देख सकते हो वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। इसका मतलब है कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। कम से कम टेढ़े मेढ़े रील देखने से अच्छा तो कुछ अच्छी चीज देखना है जिससे वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। और गलत काम के लिए यदि वीडियो देख के डर बैठता है तो वो डर खराब नहीं है, ऐसा डर होना चाहिए। हर चीज का अपना एक वो भी अवेयरनेस कैंपेन था, कुछ कमियां थी उसको आगे ठीक किया गया। लेकिन मैं अपील करूंगा ऐसे लोगों से कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कोई आपको फायदा ना हो। केवल छंद भर के आप आनंद के चक्कर में, हीरोइज्म के चक्कर में आप अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब जिसने आप जैसे एक्शन लिया उस हिसाब से ना मतलब लोगों पे मेंटली ऐसे प्रभाव पड़ा कि उन लोग आपसे कंफर्टेबल हुए और चीज़ों को एक्सेप्ट किए। अगर वही आपके लिए कोई और नॉर्मल होता तो मे बी लोग तो पहले डरते हैं पुलिस से, पता नहीं सबको ट्रेनिंग तो एक जगह से मिलती है। लेकिन बात ये भी है कि मतलब जितने पुलिस होते हैं सब में होता है कि उन लोग बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, रूड ऐसा कि कंफर्टेबल नहीं दिखाते, कंफर्टेबल फील कराते नहीं है। बहुत अजीब बात है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल मेंटालिटी जो है अंग्रेजों की पुलिस, उससे हमें भारतीय पुलिस बनना है। हमें अपने लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है, सौम्यता कैसे होनी चाहिए। जब मैं काडर में ज्वाइन हुआ बहुत लोग ये बोले कि सर आप तो आदमी अच्छे हो लेकिन पुलिस के लिए ठीक नहीं हो, आप आईएएस होते तो अच्छे होते। मैंने कहा क्यों भाई, कहीं पर आप में सख्ती नहीं है, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो हमें ये सोचना चाहिए ताकत कानून का होना चाहिए, डर कानून का होना चाहिए, डर भाषा का नहीं होना चाहिए। और मैंने सैकड़ों वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद किए, सभी क्रिमिनल्स अपनी बात खुद रखते थे, हमने क्राइम ऐसे 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 किया। काफी मुझे पुलिसकर्मी बोलते थे सर हम तो 3rd डिग्री 4th डिग्री की सोचते हैं, उसमें भी लोग नहीं बताते। आप तो बिना कुछ के लोग आपको बताते हैं। जब आप संवाद किसी के साथ स्थापित करोगे, आप उसके साथ बातचीत करोगे, उसके अंदर जो गुमार है वो निकलेगा। जब आप क्रिमिनल को रिफॉर्म करने की सोचोगे, उसको काउंसलिंग करोगे, तभी आप एक दीर्घकालीन सॉल्यूशन जो है ढूंढ पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि 21st सेंचुरी में हम पुलिसिंग के स्तर को बढ़ाएं, विवेचना के स्तर को बढ़ाएं, अपनी जो भाषा शैली को सुधारें। इंट्रोगेशन स्किल्स पुलिस वालों को मालूम होना चाहिए, इंट्रोगेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब जरूरी है। निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन पुलिस में आप देखेंगे जो 50 साल पहले और भी काफी सुधार आया। नहीं, बस कुछ पुलिस में सुधार है जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कि आप हैं और बहुत सारे मतलब, और मैंने कहा समाज से ही आते हैं। अभी कांस्टेबल कहीं ऊपर से तो आते नहीं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, वहीं से आते हैं। सही है। में ना ढल जाए। मेरा ओपिनियन ना बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब गलत था पुलिस के लिए कि मतलब ऐसा है। मैं कुछ साल पहले, 1 साल पहले करीबन, एक पुलिस में था चंद्रा संधाकर उनका नाम है। वो शायद टीआई थे चिल्फी घाटी में, अभी शायद रिटायर हो गए। बहुत मतलब वो इतने मतलब आप मिलोगे उनसे तो आप समझ पाओगे वो बहुत कंफर्टेबल है वो ऐसे। कभी मौका मिलता आप मिलना उनसे, मतलब वो जब तक अपना आइडेंटिटी दिखाया नहीं मेरे को ना कि मैं पुलिस हूँ, तब तक मैं बिलीव ही नहीं किया कि आप पुलिस हो सकते। ऐसा है हमारी समाज में, क्या सबके लिए एक धारणा है। हम नर्सेस के बारे में सोचते हैं तो एक दिमाग में एक छवि आती है, डॉक्टर को देखते तो एक छवि आती है, लॉयर के लिए छवि आती है। निश्चित रूप से पुलिस की छवि कुछ ना कुछ कारणों से काफी निगेटिव भी है, उसको भी सुधारना वो भी हमारे एक काम है। पुलिस का परसेप्शन मैनेजमेंट करें, जनता से जुड़े और जो पुलिस की छवि है उसको सुधारें। अभी आप जो मतलब जो आप वीडियो जैसे आप वीडियो बनाती है तो उस पर मतलब एक यूट्यूबर ने ऐसा कुछ मतलब रिएक्ट किया था, तो आप उस पर अपना ओपिनियन देना। वीडियो आप देख लीजिए एक बार।
बताइए अपना ओपिनियन। आप कुछ भी कार्रवाई करते हैं उसका रिएक्शन होता है, क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा आपको, हम घर में जाके चेक नहीं करते थे। इन्होंने कहा हेलमेट पहनना बहुत छोटा सा अपराध है। आप समझे, वो हेलमेट पहनने से यदि वो गिरता है और उसकी जान चली जाती है। डेली रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मरते हैं जितने कोरोना में नहीं मरे। एक साल में लाखों, हजारों लाखों लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं और ज़्यादातर लोग 20 साल से लेके 40 साल के बीच में मर रहे हैं, जो कि ब्रेड अर्नर थे। किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी की पत्नी थी। आप समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ कि 19 लोग जो है मारे गए। छोटे से पिकअप में जा रहे थे, पिकअप पलट गया, उसमें ट्रैवल कर रहे थे, 18 महिलाएं और एक पुरुष की जान चली गई। तो रोड एक्सीडेंट को छोटा बोलना वो एक चीज नहीं है। और केवल चालान तो काटना ही है, लेकिन चालान काटने से ज़्यादा वो अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। जब एक बड़ा अधिकारी फील्ड पे उतरता है, वो बात बोलता है, तो उससे 10 लोगों में असर पड़ता है। यदि एक सिपाही वो चीज़ बोले और एक एसपी वो चीज़ बोले, तो एक पोजिशनल पावर के कारण एक फर्क पड़ता है। लोग बात को सुनते हैं, लोग समझते हैं। मैं जब स्कूल जाता था तो काफ़ी टीचर्स को, एक बार आत्मानंद स्कूल गया, वहाँ की टीचर मुझे बोली, सर मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं सुनता था, मैं कितना समझाती थी, लेकिन अब आपके वीडियो और आपके चेकिंग के बाद अब वो हेलमेट पहन के जाने लग गया। तो हम कितनी जानें उसके कारण बची होंगी, वो हमें सोचने की जरूरत है। आप कुछ भी करेंगे, आप दुनिया भर में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। हम दवा खाते हैं कि नहीं खाते। हर चीज का अपना एक पॉजिटिव होता है, कुछ उसका नेगेटिव होता है। जब भी आप कोई अभियान चलाते हैं तो किसी न किसी को उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि समाज को उससे क्या फायदा होता है। किसी को जो पर्सनली किसी के साथ कोई दुश्मनी निकालने के लिए चीजें नहीं की गई, वहाँ पे किया गया। लोग जो ट्रैफिक रूल्स को, अगर ट्रैफिक की बात नहीं थी, वीडियो केवल ट्रैफिक के नहीं बनते थे। जो क्रिमिनल्स आते थे, क्यों क्रिमिनल बने, कैसे क्रिमिनल बने, कहाँ हुआ, उनके लिए बनता था। एक बच्ची थी जो 10th बोर्ड में 7वीं रैंक आई थी, उसके घर गए, हमें मालूम चला कि उसके भाई, 7 बहनें और एक भाई थी। तो भाई का एक मर्डर कर दिया था, जिसके कारण वो जेल में था। उसके फादर जेल में था। मैं ये और उसी परिवार की एक बच्ची है जिसने जो है अपना 10th बोर्ड में 7वीं रैंक लाई। इतनी घर की इकोनॉमिक स्थिति खराब थी उसके बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो आपने उनको उसके फादर से मिलवाया जाके उसको। केवल एक चीज नहीं जानी चाहिए, कहा ना कि जब आप गाड़ी चलाओगे तो भी कमियां निकलेंगी। जो व्यक्ति काम करेगा तो कुछ कमियां निकलेंगी। और मैंने कहा कोई भी दवाई 100% साइड इफेक्ट फ्री नहीं हो सकता। जब भी आप कुछ करते हो तो कुछ थोड़ी बड़ी कमियां हो सकती हैं, कमियों को हमें दूर करना चाहिए और जगह की जरूरत के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए। मैं दंतेवाड़ा में था तो वीडियो की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, वहाँ पे एक्सीडेंट कम थे। जब मैं दुर्ग में आया तो उस टाइम यूथ थे, यूथ को समझाने के लिए वो सोशल मीडिया की भाषा ही समझते हैं, तो उनको उसी भाषा में बताना पड़ रहा था। मैं यहाँ कवर्धा हूँ तो मैंने फिर कम किया है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से आवश्यकता के हिसाब से हमें काम करना चाहिए और एक अधिकारी को रिस्क लेके थोड़ा काम करना चाहिए। आप यदि समाज में किसी स्टेटस को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो आपको थोड़ा उथल पुथल करना ही पड़ेगा। यदि आप डरोगे, कंसिक्वेंसेस की सोचोगे, तो आप समाज में कोई चेंज नहीं ला पाओगे। फिर ऐसे ही छोड़ दोगे कि ठीक है यहाँ लोग तो हेलमेट नहीं पहने। यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग, यही लोग जब दिल्ली जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। दिल्ली से जब पोस्टिंग यहाँ आती है तो बक्से में हेलमेट छोड़ देते हैं, तो खोलते तक नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, जब हेलमेट का मैंने अभियान छेड़ा तो मैंने ज्यादातर लोगों से पूछा, तो 100 में 92 लोगों ने मुझे बताया जो बिना हेलमेट के थे कि हमारे घर में हेलमेट है और होने के बाद नहीं लगा रहे। ये ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण वो हेलमेट खरीद नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति 12 लाख की बाइक खरीद सकता है, क्या वो 1000 रुपए की हेलमेट नहीं खरीद सकता? क्या उसमें वो पेट्रोल महीने की 500 की डाल सकता है, 1000 की डाल सकता है? तो क्या उतने की हेलमेट नहीं खरीद सकता? लोग बोलते हैं फिर बाल खराब होते हैं, पसीना चलता है, सर दर्द होता है। हम अपने आप को समझाने के लिए 10 चीजें बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का तरीका याद। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया लोगों में अवेयरनेस फैलाने का आज के दिन में बहुत ही सार्थक तरीका है। और जब आप कोई वीडियो बनता है तो उसमें थोड़ी सी रोचकता रहती है, तो लोग देखते हैं। अब आप देखेंगे, आप जब कोई खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे या इंस्टाग्राम, 100,000 रील्स तो चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई आपको थोड़ा अट्रैक्ट करता है तो उसको आप देखते हैं। जब तक आप अपने लोगों को उससे जोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं रहेगा कि लोग उसको देखें, तो कोई आएगा नहीं। केवल बात ट्रैफिक की नहीं है, मैंने साइबर अवेयरनेस के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए। कैसे ठगी होता है, कैसे कुरियर के नाम पे ठगी होती है, कैसे ओटीपी के नाम पे ठगी होती है। एक एक वीडियो को 50 लाख से 2-2 करोड़ लोगों ने देखा। उसके कारण लोगों में इतना अवेयरनेस बढ़ा कि काफी सारे पॉजिटिव चेंजेज आए। तो
हमें किसी को एक ऑब्सोलीट चीज में नहीं देखना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हमें क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना चाहिए। और कोई चीज या क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसका मतलब है कि उस चीज में कुछ तो दम होगा। एक राष्ट्रीय लेवल पे उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग पे कमेंट कर रहे हैं, तो अपने को इतना नहीं सोचना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना। ये मेरे को अब आपसे मेरे को लगा मिसलीडिंग है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि माइक तोड़ते हैं, मतलब माइक तोड़े हैं क्या आप? माइक तोड़ने वाला दूसरा है, वो जो है ये यही दिक्कत, वो दोनों को टच कर दिया, अब वो आपकी इमेज खराब हो गया। तो देखिए इमेज क्या है, जब लाखों लोगों ने जाना तो इमेज इससे खराब नहीं होती। आप जो कार्य करते हैं, हजारों आप कार्य करते हैं, लोग हजारों चीजें देखते हैं, और हर व्यक्ति का हर एक्शन का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होना ही होना। दुनिया भर में बड़े बड़े नेतागण हैं, उनके भी कुछ आलोचक हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके भी विवेचक हैं, उनके भी आलोचक हैं। और पुलिस अधिकारी को सेलिब्रिटी बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपकी बातों को लोग सुनते हैं और फिर अपना पॉजिटिव चेंज लाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। यदि मेरे बोलने से यदि देश में साल में यदि 1000 लोग भी साइबर फ्रॉड से बच गए तो 1000 परिवार इससे बचे। यदि 100 लोग भी हेलमेट से जिनकी जान जा रही थी उनकी बची, वो भी सफलता है। हम यदि क्रिटिसिज्म के डर से काम ही ना करें, ये भी कोई तरीका नहीं है। आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ना? मेरा कोई पर्सनल यूट्यूब, उस वीडियो में ये भी दिखाया कि आपका यूट्यूब चैनल है। मेरा एक फैंस लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है, फैन पेज नाम से, 13 लाख फॉलोअर, तो उसमें 50 करोड़ से ज्यादा व्यू, लेकिन उसको मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने रिसर्च किया आज सुबह, मैं रिसर्च किया कर रहा था, मतलब आपके जो वीडियो बताए, मैं बहुत से वीडियो आपके देखा हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब वो उसकी जरूरत नहीं है अभी आपके पास। फिर आप क्या राइट्स है कि मतलब उनको ऐसे मतलब उसको हटाने के लिए, मतलब अब क्या मतलब? उनको हटाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई मेरे वीडियो को कर रहा है जिससे जनता को कुछ फायदा हो सकता है, गलत वे से अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए, हर आदमी को अपनी बात रखने का है। मैं चाहूँ तो उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरी एनर्जी निगेटिव चीजों में लग जाए। मुझे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। मेरे किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे कोई भी एड रन नहीं करता है। 1 रुपए मुझे कभी रिवेन्यू में से नहीं मिला है। एक भी वीडियो मेरे द्वारा बना के नहीं डाला गया। ये जो सारे वीडियोज हैं जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर चैनल से वो आते थे, वो लेते थे, वो उसको चलाते थे। मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बना के मीडिया ग्रुप में नहीं डाला, और मैंने कभी उस पर लीगल राइट्स भी क्लेम नहीं किया। जो उसको चाहे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बना सकता है, उसको चला सकता है, और कभी किसी को बुलाया भी नहीं गया। मेरे सारे अभियान खुद चलाए जाते थे, लेकिन क्योंकि वीडियो लाखों लोग देखते थे, इसीलिए काफी मीडिया बंधु आते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, अपने चैनल पे चलाया करते थे, और हो सकता है उससे कुछ लोगों को रिवेन्यू भी जनरेट होता। मेरे हिसाब से मतलब वो फार बेटर है, जो मतलब जो पुलिस जो बहुत पब्लिक से रूड बात करती है, उससे सरकास्टिक में ऐसा बात करते हैं, तो वो बेटर ही है मेरे हिसाब से। मतलब कहीं से भी यही नहीं है कि मतलब किसी को पर्सनली जाना नहीं जाता, किसी को पर्सनली खाने बुलाया नहीं जाता, किसी को पर्सनली, लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा कि हर चीज के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कैसे हम लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए अवेयरनेस को फैलाया जा सके, वो एक अपने आप में एक मुश्किल काम है। कुछ दोनों को आप सोचेंगे ऐसे तो किसी को जेल भी बंद करना उसके फ्रीडम का हनन है, लेकिन क्योंकि वो लीगल काम कर रहा है, हमें उसे जेल में बंद करना पड़ता है लीगल प्रोसेस में। तो हर कार्रवाई कहीं ना कहीं किसी के कुछ तो लीगल राइट को इम्पीच करती है। जैसे बच्चे को डांटना, कितना डांटना लीगल है, कितना इलीगल है, तो वो वैसी ही चीज है। हमें समझाना जरूरी है, समझाना चाहिए। और मैंने कहा कि आप कुछ नया करते हैं तो उसके क्या रिपरकशन से वो आदमी जानता है, वो फीडबैक लेके आगे बढ़ता है। और काफी और अपने पुलिस अधिकारियों के लिए भी पुलिस मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और सबका फॉलो अप किया जाता है। सबसे मेन चीज महादेव बुक, मतलब ये ऐसा है कि आपसे पहले जो पुलिस मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आपने जो एक्शन लिया मतलब वो फिर मतलब वो रिप्रेजेंट मतलब पूरे इंडिया में दिखा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पहले ऑनलाइन बेटिंग कोरोना के बाद बहुत तेजी से बढ़ी, ऑनलाइन इलीगल बेटिंग बढ़ने लगी। दुर्ग जिला उसका फोकस था, एपी सेंटर था। 1000 से ज्यादा युवक जो है इस काम में लग गए थे। करीब 250 से ज्यादा पैदल बढ़ गए थे। हर पैदल पे 8-10 लड़के काम करते थे। ये क्या है मतलब जो है पैनल एक ग्रुप होता है, 3-4 लैपटॉप रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, एक जगह से संचालित होता है।
एक पैनल डेली 8 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यूथ जो है जॉब की काफी भ्रमित होकर जॉब के लिए इसमें गए, जुड़ गए। काफी लोग इसमें पैसा लगाने लगे, काफी लोग इसमें कंगाल हो गए, डेट में आ गए। कैसे ऐप चलता है, कैसे संचालन होता है, कैसे फंडिंग होती है, किसी को पता नहीं था। दुर्ग में पहली बार हम लोगों ने करीब 30 से ज़्यादा उनके ब्रांचेस थे, उनको ध्वस्त किया, काफ़ी लोगों को अवेयर किया। और यही कारण था कि भिलाई के काफ़ी लड़के जो इसमें काम करते थे वो वापस आ गए। अभी भी काफ़ी लड़के इसमें काम कर रहे हैं, जरूरत है कि लगातार अभी भी रन हो रहा है ये, मतलब छोटा हो गया है साइज उसका, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अलग अलग नाम से चलने की संभावना है। लगातार पुलिस कार्रवाई भी इस पर कर रही है, लेकिन जरूरी है कि हम अवेयर करें। उसके बाद नया कानून भी राज्य शासन ने बनाया जिसमें काफी धाराएं गैर जमानती हो गई। तो मैं सभी लड़कों से भी अपील करूंगा कि इल्लीगल काम में सदस्य भागीदार ना बने, ये आपके करियर को नुकसान कर सकता है। और इल्लीगल बेटिंग साइट्स पे पैसा लगाकर अपने पैसे का नुकसान ना करें। इन्वेस्टमेंट के सही तरीके जाने, फाइनेंशियल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग जो लीगल इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं आप उनको जाने, उसमें इन्वेस्ट करें। इल्लीगल बेटिंग से दूर रहें। जो इल्लीगल बेटिंग के आदी बन गए हैं, एडिक्शन हो गया है, उनके दोस्त परिवार वाले उनको काउंसलिंग कराएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि वो इल्लीगल बेटिंग से निकल पाए। सही बात है। आपको मतलब जब आप एक्शन ले रहे थे उन पे, तो उन्होंने शायद आपको अप्रोच किया होगा कि मतलब आप पैसे ले लीजिए और हमको ऐसे दबाव रहता है। जब भी आप कोई बड़े सिंडिकेट के खिलाफ, बड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिनका प्रॉफिट साल में हजारों करोड़ में हो, तो निश्चित रूप से दबाव रहता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और ओपननेस के साथ काम करें और प्रभावी काम करें। अन्यथा कभी न हर क्राइम का कभी ना कभी अंत होता है, कभी ना कभी हर क्रिमिनल की जिंदगी का जो सिंडिकेट है वो टूटता है। और यदि आप सहभागी हैं तो आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं, आपके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से जो पैसे का लोभ है, जो जल्दी अमीर होने का लोभ है, वो जनता के लिए भी खराब है, पुलिस अधिकारियों के लिए भी खराब है। हमें अपनी प्रॉफिटी और अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रखना चाहिए। जैसे बैटिंग ऐप जैसे ड्रीम 11 है, तो ये मतलब ऐसे है कि दोनों डिफरेंट, और वो लीगल क्यों इलीगल क्यों? दो चीजें हैं। एक तो जो गेम ऑफ स्किल है, यहाँ पे आप खुद टीम बनाते हैं, प्लेयर का परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके ऊपर टीम को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लीगल कहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये लीगल एम्बिट के अंदर है, यहाँ सेफगार्ड्स हैं, ये उसकी इसमें जो है टैंपरिंग नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होगी, ये टैक्सेशन सिस्टम के अंदर है, ये जीएसटी जो है पे करते हैं, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो प्रिकॉशंस लगाने हैं, जो बताते हैं कि भाई गेम जो है रिस्की है, इसमें फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, वो रन किया जाता है। तो ये काफी रेगुलेटेड है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड और इलीगल। सर जैसे कि बाइकर से आप बताए, मतलब बाइक वाले लोग को स्टंट मतलब जैसे कि अलाउ था, उन्होंने एक्शन लिए थे, वैसे मतलब यातायात मतलब जो विभाग होता है वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है जैसे कि मतलब जैसे कि कुछ अगर ऐसे कुछ एक्शन कर रहे हैं तो? जी, आप कोई भी एक्शन आप पब्लिक रोड पे नहीं कर सकते, परमिशन मिल ही नहीं सकता पब्लिक रोड, क्योंकि वो पब्लिक के लिए है। आप ये इसको आप ग्राउंड में कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे आप एक बॉन्ड साइन करते हैं, इंडेनिटी बॉन्ड की भाई मैं अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। वहाँ पे कोई सामान्य नागरिक नहीं रहते हैं, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं, एडवेंचर के रूप में वो आ सकता है। उसके लिए जो सेफगार्ड्स है वो वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे फर्स्ट एड होना चाहिए, वहाँ पे आपका लाइफ जैकेट, आप काफी तरह के एयर बैलून जो होते हैं वो आपको लगा होना चाहिए। तो बहुत सारे सेफगार्ड्स रहते हैं। जब ये रोड पे चलाते हैं स्टंट मारते, ना तो कोई सेफगार्ड है, वहाँ जनता घूम रही है, घटना घट सकती है, तो पब्लिक रोड को परमिशन मिलना संभव ही नहीं है। सर आप सौदाबाग घूमने गए हो? मतलब ये तो मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं, जैसे ये कि मतलब मैं गया हूँ सौदाबाग, लेकिन बहुत कम गया हूँ। लेकिन जब मैं गया तब मैं वहाँ के माउंटेन्स जो हैं हल्के से जो बने हैं साइड में, वहाँ पे मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जितने भी जो दारू पीते हैं, यहाँ पे जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, उन लोगों ने मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंद, मतलब एकदम अभी तक सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं पे देखने को मिला मेरे को। है क्या कि क्योंकि वहाँ पे रीजन की बहुत सारी समग्र विकास नहीं हो पाया है। स्पॉट्स को समग्र विकास करने की आवश्यकता है, वहाँ डस्टबिन होना चाहिए, वहाँ बाकी चीजें होनी चाहिए। जो पीने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है, खुले में ना पिए।
और लगातार प्रभावी सीसीटीवी कैमरास की जरूरत है, जहाँ पे देख के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से टूरिज्म जो प्रमोट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये भी एक हिंड्रेंस है कि यदि वहाँ पे शराबी लोग पियेंगे, पी के हुल्लड़ मचाएंगे, तो वहाँ पे सामाजिक लोग जा नहीं पाएंगे, बाहर के टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। और ये टूरिज्म को हमें डेवलप करना है, टूरिस्ट स्पॉट के एक होलिस्टिक ग्रोथ की एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। कुछ सवाल किसी को पूछना है, मैं बता दूँ। सर सही है सर। और मैं एक दो क्वेश्चन सर, आप कुछ बताइए सर, कुछ कंटेंट दीजिए हमको। लंबा ले जाए आप लोग। ठीक है सर, सर थैंक यू सर। ओके, टेक केयर।